जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ज़रा सोचें, आपने कहीं जाना है, बड़े टिश फिश से तैयार होकर आप घर से निकले हैं, कपड़े आपने बड़े ज़बरदस्त पहने हुए हैं, ठीक है, जूते आपके बड़े ज़बरदस्त हैं, बाल भी आपके इतने कमाल बने हुए हैं, लेकिन जब आप मुस्कुराएं तो लाल वाली दंदियाँ आपकी बाहर आ जाएं या आपके पीले दांत हों और सर पे जुएँ जो हैं वो आपकी मंडला रही हों, मतलब नहीं मंडलाती तो ऊपर है, लेकिन हाँ अगर जुएँ छलांगे मार रही हैं आपके बालों में, तो आप मुझे बताएं क्या पर्सनालिटी आपकी लगेगी। या फिर मेरे भाई लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप मुझे बताएं, आप बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़ी अच्छी आपने शर्ट पहनी हो, बड़ी अच्छी आपने ड्रेस पैंट पहनी हो, ठीक है, तैयार हुए हो, जूता आपका चमक दमक से ना नज़र आ रहा है, मतलब उसकी शाइन दूर से आने वाले बंदे को भी नज़र आ रही है, पर जब आप किसी के पास जाके बात करें तो आप में से पसीने के भपके आ रहे हों, सोचिए क्या इंप्रेशन पड़ता है। आज के शो में हमने स्पेशली बात करनी है पर्सनल हाइजीन के हवाले से। देखें, हम जो बार बार कहते हैं ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो उसमें ये नहीं कि जी आपने चलो अपना घर साफ़ कर दिया। वैसे अगर आपने अपना घर भी साफ़ कर दिया बड़ी बात है, मैं तो कहती हूँ बात ज़रा गली तक भी लेके जाएं, गली भी ज़रा साफ़ करें, वो भी आपके ईमान का हिस्सा है। अपनी पर्सनल हाइजीन का भी आपको ख्याल रखना है, भाई आपको पर्सनल सफाई का भी ख्याल रखना है। मैं इतने लोगों को देख रही होती हूँ बात करते करते हाथ जब यूँ कर रहे होते, फिर मुझे उनके नाखून नज़र आ जाते हैं, नाखूनों के अंदर मुझे उनकी मैल नज़र आ जाती है, तो मैं कहती हाय 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 हाय, सारा इंप्रेशन ही ख़राब हो गया। ये बहुत दफ़ा होता है। एक बार मैं एक शादी पे गई, आपको मज़े की बात बताऊँ, इतनी प्यारी लड़की थी, तो मैं उसको देख रही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं उनके साथ ही उसी वो जो आपको पता है ना आजकल शादी में एक राउंड सी टेबल होती है, तो वो मेरे साथ ही बैठी हुई थी और मैं ये सोची कि कितनी खूबसूरत लड़की है, माशाल्लाह से कितनी प्यारी लड़की है और इतने अच्छे कपड़े से पहने हुए हैं। एकदम मेरी इनसे बात हुई तो पहले से मुंह थोड़ा सा कम खोलते हुए मुझसे जब बात की और फिर हम किसी बात पे हंसे। आपको तो पता है आपकी बहन को तो शौक है लतीफ़े सुनाने का, वो जैसे हंसी तो उसके वो गुटखा खा रही थी। मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हो क्या गया है। वो तेरी मेहरबानी वाले का इश्तिहार था ना, एग्जैक्टली वैसी वाली चीज़ होगी। तो भाई बड़ा फ़र्क पड़ता है, बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। पर्सनल हाइजीन के वाले से हम बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको भी नहीं पता आप क्या गलती कर रही हैं और मेरे भाई आपको भी नहीं पता। तो आज का शो देखना आपके लिए मस्ट है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको अपनी इज्जत में इजाफा लेकर आना ना, तो अपनी पर्सनल हाइजीन को आपने ज़रूर मलूज़ खातिर रखना है। जी, तो मेरा बहुत ही प्यारा पैनलिस्ट, बहुत ही प्यारी प्यारी ख़वातीन आज मैं आपको पता है मेरे पैनल का हिस्सा है। हमारे साथ अंबर वाजिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ बहुत ही प्यारी डेंटिस्ट जनाब, मेरी तो बड़ी दोस्त में डॉक्टर खतीजा सुलेमान भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है आप? बिल्कुल ठीक। हमारी बहुत ही प्यारी, हमें कुछ मशवरा लेना हो, हमारे घर में कोई मसला हो, हमारे किचन में कोई मसला हो जाए, हमारी हड्डियों के साथ कोई मसला हो जाए, तो मुझे लगता है जुबैदा आपा के बाद हम जिनको सबसे ज़्यादा तंग करते हैं वो डॉक्टर बिल्किस है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप बिल्किस साहबा? ठीक ठाक है। और हमारी बहुत ही प्यारी ज़ैनब रज़ा जनाब, बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, आपको मालूम भी है। और अंबर जी और ये तो एक घर में भी रह चुके हैं। ठीक है ज़ैनब, कैसी आप? ठीक ठाक है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक। और जनाब लाहौर से हमें ज्वाइन करी हैं डॉक्टर नबीहा अली खान, जो कि साइकोलॉजिस्ट है वैसे पेशे के एतबार से, लेकिन हम उनसे भी बात करेंगे भाई इम्पैक्ट क्या होता है और जब हम सफाई सुथराई से हम नाराज़ हो रहते तो लोग हमसे कैसे नाराज़ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबीहा। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक नबिया, बस आज बड़े मज़े का टॉपिक है तो हमने सोचा कि लाहौर से भी नुमाइंदगी होनी चाहिए और नबिया को आना चाहिए। एक सवाल जो मेरा आप सब लोगों से यहाँ पर है कि बिल्किस आप आपसे शुरू करूँगी और यही सवाल सबसे, हाँ, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? और आपके साथ कभी आपने किसी इंसान को देखा जिसको देख के आपका दिल किया कि मैं इसको बताऊं कि भाई पर्सनल हाइजीन एक चीज़ है, उसका ख्याल रखे? बहुत दफ़ा ऐसा होता है और अल्फाज नहीं मिल रहे होते कि किस तरह उन्हें समझाया जाए। इतने मतलब खूबसूरत ड्रेसिंग, बहुत अच्छी, मगर जो स्मेल आ रही होती है ना उससे आपके सर में दर्द हो जाता है। ठीक है, अच्छा, हाइजीन का ताल्लुक इससे नहीं है कि आपके पास पैसा कितना है, क्योंकि पानी तो सबके लिए एक ही है ना। पर्सनल हाइजीन से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन वगैरह होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, किसी हद तक वायरल इन्फेक्शन से भी आप बच सकते हैं अगर आप अपनी सेहत का, क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है। देखिए, हम नमाज पढ़ते हैं तो 5 वक्त वज़ू है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सफाई की हमारे मज़हब में भी कितनी अहमियत। बिल्कुल बिल्कुल, तो सफाई तो रखना चाहिए। पर्सनल हाइजीन सिर्फ इसका नाम नहीं है। मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है कि ये बड़ा खूबसूरत होता है, कान में मेल नज़र आ रहा होता है, बहुत माजरत के साथ
हाँ, गर्दन में सलवटे और अगर थोड़ा सा उनका हाथ ऊपर चल गया ना यहाँ तक, फिर ये सब नजर आ रहा होता है। मतलब पूरी बॉडी आपकी है, सफाई पूरी बॉडी की कीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि पाँव पे नेल पॉलिश लगा दिया, पीछे जो ना बस इतना बड़ा सा आप सारी चीजें लेके घूम रहे, गंद लेके घूम रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। सही। ज़ैनब, आई थिंक हाइजीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से वो लोग कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट, लव नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाइजीन है। बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस तरह से इन्होंने ना बोला, फर्स्टली सफाई निस्फ ईमान है, एंड देयर इज़ अ रीज़न कि पाकिस्तानीज इन जनरल, मुस्लिम्स आर एक्चुअली द क्लीनेस्ट। मतलब नॉट मैं किसी उसको टारगेट नहीं करी, लेकिन दे आर, बिकॉज हमारे रिलीजन में इतनी इम्पोर्टेंस से लिखा हुआ है, एम्फसाइज किया हुआ और यू नो वही बात, कुछ लोग इतने खूबसूरत होते हैं। देयर इज अ फ्यू कंट्रीज वेयर आई हैव ट्रैवल्ड स्पेसिफिकली, जहाँ पे देयर विल बी वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स, वेरी गुड लुकिंग बॉयज, फ्रेंच, टर्किश, अब आई डोंट नो ये बोलना चाहिए या नहीं, बट यू गो नियर देम और इतनी गंदी स्मेल आती है। या चलो आपने परफ्यूम बहुत अच्छा लगाया हुआ है, नीचे डिओड्रेंट भी तो लगाओ। देयर इज नो पॉइंट कि आप परफ्यूम लगा लो अगर नीचे डिओड्रेंट नहीं लगाया हुआ, या आपने इतना अच्छा मेकअप किया हुआ, यू हैवंट ब्रश योर टीथ। और मेरी एक टीचर होती थी स्कूल में, वो मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ाती थी, लेकिन उनसे स्मेल इतनी गंदी होती थी, कुछ पढ़ा नहीं जाता था। बट आई थिंक हाइजीन, देखा ना, वो याद रह गया है। आप स्मेल से लोगों को ना मैच करते रह जाते हैं। यू नो कुछ लोगों, आप उनको मिलते हो और आपको पता है दे आर गोइंग टू स्मेल गुड। यू नो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, आई थिंक आप लोग से, अंबर जी से मैंने अक्सर पूछा, व्हाट परफ्यूम आर यू वेयरिंग, मुझे इतना पसंद है, एंड इट डज नॉट नीड टू बी एक्सपेंसिव। अब आप अगर यही देख लो कि इवन जो आपके घर में वर्कर्स होते हैं, उनमें से कुछ आर क्लीन, कुछ आर डर्टी, इट हैज नथिंग टू डू विद मनी, इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग, इट्स जस्ट आप अपने आप को किस तरह से, ट्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। वो वाली बात है, जैसे कि ज़ैनब ने बोला, डॉक्टर बिल्किस ने बोला, कोई बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, सही है, चाहे कोई भी हो, लेकिन जब आप गले मिलते हैं स्पेशली बदबू आती है अंडर आर्म्स से, विच इज़ नेचुरल। बहुत से लोग डाइटिंग करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, एंड आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि वो नहीं नहाते होंगे, किसी के अंदर जिस्म में बदबू होती है। कभी कीटो डाइट कर रहे हो तो उनमें भी बहुत आती है, यस। तो वो इतनी गंदी बदबू होती है कि आप वाकई बैठ नहीं सकते, और आपका इम्प्रेशन जो है ना बिल्कुल खट से नीचे हो जाता है। दैट्स ट्रू, चाहे कोई भी हो। हम मतलब XYZ कल को मेरे अंदर से कोई, मैं बैठी हुई हूँ और बदबू आ रही हो, तो मेरा सारा इम्प्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तो आई थिंक ये प्लस डिओड्रेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक मुंह से भी, एक जब आप बहुत देर तक खामोश रहते हैं या कुछ नहीं, आप खाते पीते नहीं, तो जैसे आप बात करना शुरू करते हैं ना, एक स्मेल आती है। ये दो चीज़ें आपको बहुत अनॉय करते। इवन एक ये चीज़ है, स्पेशली लाइक यू नो बैठ के एकदम डकारे लेना, एक गलती से आ जाता है अलग बात है, लेकिन अगर गाड़ी वो है, खाना खाया हुआ, तो प्लीज़ इससे ना बहुत यू अवॉइड। हाँ, तो ये छोटी चीज़ें हैं। और अच्छा, ये हम आगे बात करें, लाइक डिओड्रेंट इज, लोग कहते हैं हम लगाते हैं, अब एक आता है 150 वाला भी, 200 वाला, 600 वाला भी। मैंने हमेशा बताया है, वो तो खैर डॉक्टर बिल्किस बताएंगे और क्या लगा सकते हैं। जेंट्स परफ्यूम, जो जेंट्स डिओड्रेंट होता है ना, वो सुबह लगा लो, रात के 12-1 बजे तक, चाहे पसीना भी है, मजाल है जो बदबू आ जाए अंडर आर्म से आती है। देखो मैं भी अगर काम करूंगी, मैं ये थोड़ी कि मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ, मेरे अंदर से भी आती है, लेकिन मैं बेचैन होती हूँ कि अगर डिओड्रेंट खत्म हो जाए तो मुझे वो चाहिए। जेंट्स या स्टिक हो जो बहुत चलती है, जरूर ये इट्स अ मस्ट। आपकी सारी पर्सनालिटी मतलब आउट हो जाती है व्हेन यू स्टार्ट स्मेलिंग। तो वो वरना कोई करीबी बैठा होगा ना, हम एक तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, गले मिलेंगे, फलाओ गंदा इंप्रेशन। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है। आगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक यू नो इवन इन अ बैग, पर्स के अंदर भी छोटा परफ्यूम, रोल ऑन, पतले वाले मिलते हैं। मैंने यहाँ से लिया था एक 800 का भी ना, कुछ नहीं कुछ रिफ्रेशिंग खुशबू। इवन आप देखो जब आप रूम एयर फ्रेशनर या गाड़ी में एयर फ्रेशनर, कितना अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है, ये परफ्यूम, इट मेक्स यू एनर्जेटिक। हाँ, तो ये नेचुरल चीज़ है, तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खतीरा तो माशाल्लाह की डेंटिस्ट भी हैं, और अक्सर लोगों से बात करते हुए जो वो मुंह से भी स्मेल आती है, वो भी बड़ा बॉदर करती है। हम अनफॉर्चुनेटली, हम या फॉर्चुनेटली, हम जब किसी से बात करते हैं तो हमें एक कहा जाता है कि आप लोग हमारे दांत देख रहे होंगे, अगला बंदा कॉन्शियस हो जाता है। और ये बात भी ठीक है कि हम पहली चीज़ ही नोटिस दांत ही करते हैं।
तो उसमें भी यही है कि अगर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन दांत जो हैं वो, और अक्सर औकात यही होता है। लेकिन मैं एक एनालॉजी दूंगी, जैसे आप लोग हमेशा कह रहे हैं कि सारों ने बात की है कि परफ्यूम्स लगा लेते हैं और नहाए नहीं होते या स्मेल आ रही होती है, तो इसी तरह दांतों में जो है अगर आप दांत साफ ना करें और माउथ वॉश कर लें तो एग्जैक्टली यही चीज़ है वो। माउथ वॉश कर लेते हैं, बैक्टीरियल लोड थोड़ी देर के लिए कम होता है, लेकिन आप उस जो सोर्स ऑफ स्मेल है उसको सही नहीं कर रहे तो फिर वो स्मेल कभी भी नहीं जाएगी और वो प्लाक भी आपको नजर आएगा। वो ये लौंग इलायची साफ किए बगैर ऊपर से उसको कवर अप करेंगे उस स्मेल को, लेकिन वो कवर अप होती नहीं है। तो ये वही वाली बात जरूरी है भाई। डेंटिस्ट्री तो बहुत, एक दांत विद रूट कैनाल और कैपिंग है 40,000 आपका कहीं नहीं गए, 40-45,000। और मैंने कभी भी अपने दांतों का ख्याल नहीं रखा ऑनेस्टली। बचपन में ये आलम होता था, चॉकलेट खाते खाते मैं सोती थी, मैं क्यों झूठ बोलूं, नहीं किया। अब मैं इतनी रिग्रेट करती हूँ ना कि इतने मेरे दांतों में कीड़े और बीच में छालियाँ, मैंने डर के मारे अब मैंने कहा मैंने छालियाँ छोड़ दी। हालांकि मैं इतना नहीं खाती, लेकिन वो दांतों को क्रैक करके दांत टूटा, तकलीफ अलग कि रूट कैनाल जा रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ। मैंने डर के मारे छालिया मेरे उसमें पर्स, तकलीफ की वजह से हमारे पास 90% पेशेंट्स नहीं आते नहीं, दांत टूट गया। के बावजूद भी वो आते इसलिए नहीं है क्योंकि उनको ये डर होता है कि दर्द होगा या वो एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। नहीं। और प्लस वही वाली बात है, फ्लॉस का जरूर करें। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं भी बचपन में ना अखरोट तोड़ना, बादाम तोड़ना, बॉटल का ढक्कन खोलना। यहाँ पे 2 दांत तो है ही नहीं, ठीक है। तो फिर क्या आप जैसे कह रही ना, बिल्कुल मैं भी इस तरह के ना, अभी मुझे इतना पेन हो रहा है तो अगर मैं दांत निकलवाने जाऊंगी तो मुझे कितना पेन होगा। हमारे यहाँ अक्सर समझ आता है कि पेन पढ़ाई कर रहे हैं तो पेन मुंह में होगा, हालांकि या बहुत छोटी चीज है, सेफ्टी पेन मुंह से खोलेंगे, बालों की पेन मुंह से, हर चीज हम मुंह से करते हैं। तो वो चीज उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। दांत सिर्फ खाने के लिए है बस। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आगे वाले तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि सिर्फ इंसाइज करें, उनसे बाइट लें और बाकी दिखाने के। तो फिर मेरे साथ क्या हुआ मैं बताती हूँ कि मुझे ना ऐसे मतलब मैं अपनी जैसे हर्ब्स में चीज़ें वगैरह खाती हूँ, सफाई का ख्याल करना सब, लेकिन मुझे एकदम से ना या कान में दर्द और ऐसा लगे जैसे मुझे अपने स्मेल आने लगी। तो हुआ क्या कि दांत के, क्योंकि मैं डर रही थी, जा नहीं रही थी, सारी चीज़ें बस मैं कहूँ कि ये लगा लेती हूँ, ये लगा लेती हूँ, लौंग का तेल लगा लेती हूँ, इस तरह कर लेती हूँ, क्योंकि वो दांत में कीड़ा लग के क्या उसका असर था। नहीं। और मैं इतना हर्ब्स में भी पेन किलर्स होते, खाती जा रही हूँ सिर्फ इस डर से कि ये पेन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो दांत निकलने का पेन कितना होगा, वहाँ नहीं होगा पेन, इंजेक्शन देंगे और कुछ नहीं होगा। फिर जब मरता क्या ना करता, जब एक्सरे कराया तो पीछे पस आया। पहले पस सुखाने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल की, उसके बाद जब दांत निकला ना, आप यकीन करें मुझे लगा कि कितने सालों बाद मैं सुकून से सोई हूँ। मैंने कैसे बर्दाश्त की, मैं आपको बताती हूँ। सारा की प्रेगनेंसी में मुझे मतलब कि अक्लदार सोचे, अब सारा 20 आपको ना प्रेगनेंसी में होता है, मेरे को इतना पेन मैंने अच्छा फिर मैं बर्दाश्त करती गई। आप सोचे पेशेंट देख रही हूँ, बात करने का है, सारे फेशियल मूवमेंट्स है, लेकिन बर्दाश्त नहीं भाई, दांत नहीं निकलवाऊंगी कभी भी ऐसा निकल। उसके बाद जो मेरे पास टीथ के लिए आता है, मैं कहती हूँ कि प्लाक लग गया है, सीधा डेंटिस्ट के पहले ही स्टेप में चले जाओ, वरना सालों बर्दाश्त करके पीछे पस जमा करके फिर। और इतना सुकून से मैं सोई हूँ ना, और मैं डरती थी कि कभी इस तरफ से खाना नहीं। और आपको पता है, मैंने एक डेंटिस्ट से बात हुई, मुझे बता रहे थे कि अगर आप इसे बर्दाश्त करते हैं ना तो स्टिल बर्थ्स के भी चांसेस होते हैं। अच्छा नबिया हमारे साथ, क्योंकि वो लाहौर से, नबिया आई विश नबिया हमारे साथ कराची स्टूडियो में होती है। नबिया आप भी ज़रा मुझे बताएं पर्सनल हाइजीन के वाले से कि कितनी ज़रूरी है, और ऑफ कोर्स जैसे हम सारी बात करें कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, जिसमें आपकी महक भी बड़ी मैटर करती है, आपकी खुशबू बड़ी मैटर करती है। देखिए, मैं तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करती हूँ और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करती हूँ। जहाँ पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं वहाँ पे इलाज से बेहतर एहतियात है। एक कहावत है कि जो अगर आपने मुश्किल का हल ढूंढने से बेहतर है कि उस मुश्किल को पैदा ही ना होने दिया जाए, कि आप उस मुश्किल का हल पहले ही तलाश कर लें। अब सूरत हाल यहाँ पे ये है, जितनी जदीद दौर उतनी जदीद टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी गई है, हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है जिससे हम अपनी पर्सनल हाइजीन का बड़ी आसानी के साथ ख्याल रख सकते हैं। अब अगर हम ये बताने बैठे कि आपने हाथ धोने हैं, आपने नहाना है, आपने बाल साफ़ रखने हैं, आपने तीत साफ़ रखने हैं, तो ये एक बहुत
मतलब छोटी सी बात हो जाएगी। ये सबको पता है कि ये सब कुछ करना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग नहीं कर रहे तो इसकी क्या वजूहात है, हमें ये तलाश करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को देखना होगा और फैक्टर्स को देखना होगा कि जो एक इंसानी शख्सियत पर असरअंदाज हो रहे हैं। देखिए, हमने अपनी एक सोच डेवलप कर ली है कि जितना अच्छा ब्रांड पहनेंगे उतना अच्छा लगेंगे, जितने अच्छे और महंगे कपड़े पहने होंगे उतने अच्छे तरीके से हम आपको प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। सूरत हाल ये है कि ये सारी चीज़ें एक तरफ, आपकी ये सोच भी एक तरफ, लेकिन जहाँ आपकी पर्सनल हाइजीन आ जाती है वहाँ सबसे पहले आपकी सेहत इम्पॉर्टेंट है। और कहते हैं ना कि सफाई निस्फ ईमान है, इस्लाम ने कह दिया आपको सफाई निस्फ ईमान है। निस्फ ईमान कंप्लीट कैसे होगा? जब तक आप अपनी सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं करेंगे। अब सफाई सुथराई जब आप हाथों की कर रहे हैं, नहा रहे हैं, दांत भी साफ़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी रेजेस या बैड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो दूसरे बंदे को जो है वो बुरे लग रहे हैं, जैसे कि बैड स्मेल्स हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा आपकी फूड का अच्छा ना होने की वजह से भी होता है। ये एक एलिमेंट है। अगर आप अच्छी फूड नहीं लेते हैं, अच्छा खाना नहीं खाते हैं, आप जो है आपकी हाइजीन पर ये बहुत इफ़ेक्ट होती है। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। जब भी इस्लाम कहता है कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो हराम करार दे दिए गए हैं, जिनका गोश्त नहीं खाया जा सकता, वो क्यों नहीं खाया जा सकता? कि उसका डायरेक्ट जो है वो असर आपके जिस्म पर होता है और आपकी रूह पर होता है। जिस्म और रूह जब साफ़ नहीं है तो आप जितने मर्ज़ी पर्सनल हाइजीन कर लें, आपके अंदर से एक बैड स्मेल जो है वो हर वक्त किसी ना किसी सूरत में जो है वो आती रहेगी। दूसरी ख़ास बात कि हम अपने प्रॉपर तरीके से जो एक जिनसी सेहत है उसका ख्याल भी नहीं रखते, जिस पे बात ही नहीं होती है। आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो इस पे बात ही नहीं की जाती है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि शादीशुदा लोगों को अपनी इस सेहत का भी ख्याल रखना है और प्रॉपर तरीके से देखना है कि वो अपनी फ़ूड, अपने रोज़ाना के जो है वो जो उनके मामलात हैं, जो अपनी देखभाल है, उन्होंने कैसे करनी है। अब सबसे पहली बात कि आपका अगर स्लीप टाइम नहीं है, आप सही टाइम पर सोते नहीं हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपके जो है वो कानों में, आपकी आँखों में और आपके दांतों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। डाइट ठीक नहीं है तो ज़ाहिरी बात है दांतों में गैप आना शुरू हो जाएगा, दांत पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे, आपके बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, स्किन आपकी जो है वो बिल्कुल हाँ बिल्कुल स्किन जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। सूरत हाल ये कि आपको फ़ैसला करना है कि पर्सनल हाइजीन में सिर्फ आपने सोप नहीं ख़रीदना, सिर्फ आपने ड्यूरेंट नहीं ख़रीदना, सिर्फ आपने परफ्यूम नहीं ख़रीदना, बल्कि आपने अपनी प्रॉपर अंदर की अंदरूनी सेहत की भी और बैरूनी सेहत की भी भरपूर हिफाजत करनी है। तब आपकी पर्सनल हाइजीन जो है वो कंप्लीट होती है। सिर्फ हाथ धोने से नहीं। कुछ लोगों को ये मतलब ऐसे उनको वहम भी होते हैं कि बार बार जाके हाथ धोते हैं कि शायद वो हर चीज़ पे हाथ धो लेंगे तो उनका जो है पर्सनल हाइजीन कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके घर के बर्तन से लेके आपके कर्टन तक, पर्दों तक सफाई चाहिए। आपके कॉर्नर्स की मट्टी से लेके आपके जो सेंटर टेबल्स हैं, साइड टेबल्स हैं, उन सब की सफाई चाहिए। अब ये कैसे मुमकिन है? ये एक औरत के सलीके से मुमकिन है। एक औरत की सफाई जो है, जो औरत अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखती है। आप अपनी पर्सनल हाइजीन उस वक्त रख ही नहीं सकते जिस वक्त आपके घर के लॉक जो है वो उन पर मनोमन मट्टी जमी हुई हो, जिसमें आप स्विच जिसको हाथ लगाते हैं घर में उसके ऊपर जो है वो मट्टी जमी हो। जी, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी देखी हैं जहाँ पे जो ख़वातीन है ना वो अपना घर तो बहुत अच्छा साफ़ रखती हैं, बहुत ज़बरदस्त, और वो बेचारी अपने ऊपर ही तवज्जो नहीं दे पाती क्योंकि उसके पास उतना टाइम ही नहीं होता। मतलब बाय द टाइम वो कहते हैं ना कि जब मियाँ ने भी घर वापस आना, उसको होता है मैं घर की एक एक चीज़ चमका लूँ, लशका लूँ, उसके बाद किचन में भी हर चीज़ करनी है। फिर वो जो खाने कुकिंग करी तो बेचारी के अंदर वो कहते हैं ना फिर वो अदरक वो उनकी भी स्मेल आ जाती है। तो वो तो बेचारी लगी हुई काम करने, किचन में उसको पसीना भी आ रहा है सब चीज़, लेकिन ना वो बाकी घर साफ़ करने के चक्कर में ना अपने आप को भूल जाती है। तो मैं ज़रा आपके पास इस वाले से भी आऊँगी कि ख़वातीन को जो है वो अपनी जो कि होम मेकर्स हैं उनको अपनी पर्सनल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। जैसे भी आपने लेकिन उसकी सेहत के वाले से बात की, बहुत से लोग, मैं लोगों को देखती हूँ वो कहते हैं जी हमारा ना ये फेवरेट टूथब्रश है। तो मैं हैरान होती हूँ, फेवरेट टूथब्रश वो तो चेंज नहीं होता था कुछ महीने बाद, तो टूथब्रश कितने ऐसे बाद चेंज करना है, ये भी इस पे बात भी करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज अपने शो में बात करें पर्सनल हाइजीन के हवाले से। भी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जैसे ज़ैनब ने बताया ना कि उनकी एक टीचर थी मैथ्स की बड़ी अच्छी, मेरे भी ऐसे एक टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन जब वो कभी हमारे पास से गुजरते थे तो हमारे सांस बंद हो जाता था, क्योंकि पता चल रहा होता था कि जी कि पसीने वाले कपड़ों पे उन्होंने दोबारा से वही पसीने वाली शर्ट दोबारा पहन लिया और उसके ऊपर लगा दिए परफ्यूम। और आप लोग इमेजिन, आंखें बंद करके, मैं आपको सिर्फ कह रही हूँ, इमेजिन करिए आपको स्मेल आ जाएगी और आपका सांस बंद हो जाएगा। गंदी स्मेल, बहुत गंदी स्मेल होती है। मतलब आप किसी रूम में वो बंदा बैठा हो ना, आप मरने वाले हो जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती कि बंदा क्या करे। और बाकी 2 दफा तो मैं मरने से बची हूँ। लोग कहते हैं ना कि वो आप जब एक इंसान को मिलते हो आप सबसे पहले क्या नोटिस करते हो? कोई कहता है शूज, पहले मैं कहती थी शूज, क्योंकि नीचे से आप ऊपर देखते हो ना, ऐसे थोड़ी देखते हो एक इंसान को। एक नेचुरल सी बात है, आप नीचे देखते हो चलते हो तो आप इस तरह से इंसान को देखते हो। बट नाउ आई एम थिंकिंग सबसे पहली बात इज स्मेल। यू नो व्हेन आपको मिलने की जरूरत नहीं है, इफ यू आर क्रॉसिंग बाय देम, या आप उनको गले मिल रहे हो, या आप उनके साथ खड़े हुए हो, बैठे हुए हो, भाई सो मेनी एक्टर्स, सो मेनी सेलिब्रिटीज, दे आर नोन कि दे स्मेल बैड। अच्छा, इवन सो मच, सो नजर आ रहा है कि वो नहा कर आए अपने घर से, देयर हेयर इज स्टिल वेट, और डिओड्रेंट डिओड्रेंट की कलेक्शन भी प्लीज जरा उसको सही रखें। बॉडी ऑर्डर है, जो मर्जी आप डिओड्रेंट लगा लो। मैं बता रही हूँ, आप जिम 6 दफा दिन में चले जाओ, यू विल नॉट, मैं कह रही हूं ना, बल्कि आपकी स्वेट वो डिओड्रेंट के थ्रू ना फ्लावरी स्मेलिंग, यू वोंट स्टिंक, ये नहीं करना। ये तो वैसे हमारे लोगों में ना, टू बी ऑनेस्ट, किसी ने सफाई का कॉन्सेप्ट नहीं का। घर देख लो, मैं कहती हूँ घर, बाथरूम, किचन, इवन द स्टोव चिकट रहा है, देखो इससे सफाई का पता चलता है। जब आप घर साफ रखते हैं, चीज़ें साफ, तो आपको चीज़ आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैंने देखा लोगों को नहीं है कॉन्सेप्ट सफाई का, जो आज हम करेंगे जनाब सफाई का भी। और एक और मुझे आप लोगों से वादा लेना है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर दुर्र शहवार भी मौजूद हैं, उनसे इस वाले से बात भी करेंगे कि मुझे क्या वादा लेना। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्कीस कि हम ज़रा किचन में चलते हैं और मुझे बताएं कि आप क्या बनाने जा रही हैं पर्सनल हाइजीन के हवाले से। जी, सबसे पहले जो है ना, बैड स्मेल, बैड ऑर्डर, मतलब कि मुंह से बैड ब्रेथ जो होता है ना, तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ। अच्छा, इसकी भी बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों को हार्मोनल इशू की वजह से भी जो है ना बैड ब्रेथ होता है। अच्छा। मैं आपको सब बता रहे थे, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास एक डॉक्टर आई थी, उनको सिर्फ 1 महीने बाद से इसलिए डिवोर्स हुई बैड ब्रेथ और उनकी बॉडी ओडोर की वजह से। खुद डॉक्टर थी, वो खुद डॉक्टर थी। अच्छा, वो इतनी ट्रॉमा में चली गई, एक इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन। बिल्कुल उनकी फिर जो है ना काउंसलिंग भी की मैंने, कोई मसला नहीं है। मतलब एक चीज़ है ना, वो हार्मोन्स की वजह से भी होता है। देखिए हम इतनी सारी चीज़ें बोल रहे हैं ना, हार्मोनल इश्यूज की वजह से भी होता है। ग्रोइंग बच्चे जो होते हैं 12-13 साल के हो रहे होते हैं, उनमें से उनकी स्मेल आने लगती है। तो आप ये याद रखें कि उनको उससे ये बोले जाओ नहा लो। ये देखें कि हार्मोनल इश्यूज की वजह से भी आती हैं। उसके अलावा आपके अगर लीवर डिसऑर्डर है, लीवर का कोई भी मसला है ना, लीवर का मसला है, मैदे का मसला है, कॉन्स्टिपेटेड है, इसलिए हम नेचुरोपैथ कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन बीमारियों की माँ है। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आंतों का कोई मसला हो तो भी जो है ना आपकी बॉडी ओडोर भी होता है, बैड ब्रेथ भी हो सकती है। अगर मतलब कोई भी मसला हो, एक बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगेन नहाना रोज़ है, ठीक है। अच्छा, जो है ना, और जैसे ओरल हाइजीन का भी ख्याल करना है। उसके साथ आपने क्या करना है, आपने लेना है देसी गुलाब की पत्तियां, ये ताज़ी वाली हैं। ताज़ी वाली आपने लेनी है। अच्छा, जब भी आप लाए ना, जैसे हम पालक वगैरह धोते हैं ना, इस तरह इनको भी धो लिया करें, क्योंकि इन पे जो स्प्रे वगैरह किया होता है ना, तो जैसे हम पालक को 3 दफ़ा पानी से धोकर सुखा लेते हैं, आप अपने ही टेबल वगैरह कहीं पर भी ना ऐसी जगह सुखा लें इनको, ठीक है। सुखाने के बाद आपने क्या करना है, 1 गुलाब की पत्तियां लेना है, ज़ाफ़रान। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे महंगा है, भाई महंगा है, लेकिन आपको इस्तेमाल बहुत कम करना है। सिर्फ 2 ज़ाफ़रान के जो ज़ीरा, ये स्ट्रिंग्स कहते हैं ना, ये सिर्फ 2 और 1 छोटी इलायची। अच्छा, इलायची का आपने ख्याल करना है, आप तोड़ के देखेंगे कि वो काली होनी चाहिए, इसके जो बीज है ना। अच्छा। तो इसका मतलब है, देखिए ये है ना ब्लैक, तो इसका मतलब है कि पूरी तरीके से तैयार है। इसकी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी।
जो इसके न्यूट्रिएंट्स से आपको मिलेंगे, ये समझ लें आपका पान छाली है, ये सुबह उठ के खाना है। आप यकीन करें, मैं अपनी प्रैक्टिस में आपको बता रही हूँ। बस आपने कहा वो कहते हैं गुलाब की पत्तियाँ, एक ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ, हाँ, 2 ज़ाफ़रान जैसे आप ले लें, 1 छोटी इलायची, ये सुबह उठ के जैसे आपने कुल्ली किया, ब्रश किया, जो भी, उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से चबा के खा लें। 3 महीने बाद आप बिलीव करें, 3 महीने बाद आपकी बॉडी से ना गुलाब की खुशबू आने लगी। जब ये जब आपको ये मतलब कि आपकी बॉडी ऑर्डर ख़त्म हो के आपके पसीने के, देखिए अब हम लहसुन खाते हैं, 3 महीने में लहसुन की स्मेल आपके पसीने से आने लगती है। हाँ, ठीक है, क्योंकि वो आपको बताता है कि बस आपका मसला हल हो गया, रच बस गया हूं तुम्हारे अब जो है ना खुदा के लिए छोड़ दो मुझे कुछ अरसे के लिए। इसीलिए नेचुरोपैथी में 90 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या हम कोई भी आपको रेमेडी का बताते हैं तो ये कहते हैं कि आपने 90 डेज करना है, तो 3 मंथ्स में 90 डेज हो जाते हैं, तो आपने 3 महीने करना है। मेरे मजदूर भाई भी कर सकते हैं। पान छालिया गुटखा खाने वाले तो वो ना खाएं, उसकी जगह आप इसको चबा लें। ये तो नहीं हो सकता, वो कहेंगे साथ ये भी खाएंगे, साथ वो भी खाएंगे। पान छालिया चलो फिर सुबह ये खा लें। हाँ, अच्छा, जिनको अगर बहुत ज़्यादा बॉडी ओडोर होता है ना, उनको हाई प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें। ओके, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आप ये करके देखिएगा, आप देखिएगा क्योंकि वो जिन्होंने बात की थी ना डकार, अच्छा, बहुत गोश्त नहीं, मैंने कहा ना हमारी जो कीटो वाले करते हैं ना, जब हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि फैट बहुत ज्यादा आती है ना। आप देखिए हाई प्रोटीन डाइट जो करते हैं उनमें आती है। अच्छा, उनको जो बहुत ज्यादा गोश्त खाते हैं ना, आप उनको देखिएगा उनकी आंखें लाल रहेंगी, गुस्सा उनको बहुत आएगा, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा और उस पसीने में स्मेल होगी। तो ये भी आपको इंडिकेशन है आपकी बॉडी की तरफ से, खुदारा बस कर दो, जान छोड़ दो गोश्त की। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है आर्मपिट की जो स्मेल होती है, बच्चों को भी कहें आप ना कि जब नहाते हैं ना, नहाने के बाद लास्ट रिंस जो है माओ को चाहिए। अभी तो देखिए हमारे पास लेमन के छिलके ना ताज़ा, जब कीनू के छिलके आ जाए तो आप कीनू के छिलके से भी कर सकते हैं, माल्टे के छिलके से भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। आप क्या करें कि आप इनको ना उबाल लें, 3, 4, 5, 6 जितना भी आप उबालना चाहें उबाल लें, पानी डालकर अच्छी तरीके से इसको पका लें। पकाने के बाद ना ढक के पकाइएगा, तो इसकी जो खुशबू होती है ना लेमन की, वो इसमें बस जाएगी। तो उसके बाद लास्ट रिंस में ना रुई की मदद से बच्चों के आर्मपिट पे ये लगाएं। सही। अच्छा, हाथों पे भी बहुत पसीना आता है, उधर भी लगाएं, पाँव के तलवों पे भी लगाएं, तो आप देखेंगे कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, जैसे बहुत ज़्यादा गोश्त खो रहे हैं या हार्मोनल इश्यूज है या बहुत सारी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी बॉडी ऑर्डर होता है, तो उनके लिए रोज़मेरी, जिसको हम क्या करते हैं बालों में लगाते हैं, बालों के लिए बहुत इसका एसेंशियल ऑयल अच्छा होता है, लेकिन ये बॉडी ओडोर को ख़त्म करने के लिए बेस्टेस्ट रेमेडी है कि इसका कहवा बना के पिए। ये आपकी बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन होगा ना, इन्फ्लेम्ड बॉडी को सही करेगा, यानी बॉडी के सूजन को सही करेगा और आपकी बॉडी ओडोर को सही करेगा। अगेन, इसका कहवा बनाने का तरीका है कि जैसे आपने इतना ले लिया, इसको रख के इस पर खोलता गर्म पानी डालें, ठीक है, 1 मिनट के लिए पकाएं, छाने और पी लें, दिन में 2 बार। आप ये करके देखिएगा। एक तो जो बॉडी में स्टिफनेस होती है ना इन्फ्लेमेशन की वजह से, हड्डियां दर्द कर रही होती हैं, पाँव में सूजन आ रही होती है, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा और स्लो एंड ग्रेजुअली बॉडी ओडोर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये कीजिएगा। अच्छा, दूसरा, नमक बहुत अच्छा होता है। अच्छा, लोग अक्सर मुझे नहीं पता था कि लोग फिटकड़ी को जो है वो अंडरआर्म्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने कहीं सुना, कोई किसी को कह रहा था कि भाई देखिए फिटकड़ी भी एग्जिस्ट करती है, तो फिटकड़ी अपने पास रखना शुरू करें। बहुत अच्छा होता है फिटकरी, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, देखिए फिटकरी बहुत अच्छा होता है, गुलाबी फिटकरी और अच्छा होता है। अच्छा, और इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, जो स्मेल होती है ना, जैसे हम डिओड्रेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो आपके पसीने को रोक देता है, तो इस तरह ये पसीने की ज़्यादती को रोक देता है, तो स्मेल कम आती है। पोर्स मिनिमाइजर भी है। आप देखिए, पहले आफ्टर शेव करने के बाद गांव वगैरह में अभी भी यही रिवाज है, यहाँ कहीं कट वगैरह लग जाता था तो फिटकरी वाला पानी लगाते थे। थ्रेडिंग और वैक्सिंग जोड़ देता है, स्किन को टाइट करता है ना फिटकरी। तो पोर, ये नेचुरल पोर्स मिनिमाइजर है।
कि अगर आप पोर को मिनिमाइज करना चाहते, पोर्स को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप फिटकरी का इस्तेमाल करें। फिटकरी को जी पिंक और वाइट, और ये कहते हैं एक से आपसे सवाल करना है कि फिटकरी का कहा जाता है, जब शो करते थे ना कि लोग चेहरे पे भी लगा लो, लेकिन उसमें बताया गया था इसको पहले तवे पे सेको। हाँ। मतलब वैसे लगा ना, कट स्ट्रांग होती, कट्स भी आ सकते हैं। आप देखिए, आपको अपनी स्किन को देखना है। अगर रोजेशिया वाले फिटकरी लगाएंगे ना तो उनको सूजन हो जाएगी। तो कैसे लगाना है? तो उनको फिर खेल कर लेना है, जैसे आप बता रही ना, तवे पे फुलाकर पीस कर फिर हल्के गुलाब में। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि हम नेचुरोपैथी को है ना खाना समझते हैं घर का, कुछ नहीं होता, ये मुट्ठी भर के कर लिया। हाँ। ये चीजें करनी भाई, इन्हीं से दवा बनती है। दवा बनती है तो इसलिए क्वांटिटी मैटर करती है। क्वांटिटी मैटर करती है। आप एक साथ इतनी गोलियां खाएंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे या आप रनवे पे कहीं पे उड़ जाएंगे ना। तो इसी तरह इनका भी आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना फिटकरी, जैसे ये रोज वाटर रखा हुआ है, ठीक है, आप इसमें डिप करके रख दें। अच्छा। आप बॉटल बना के आप जो है ना वॉशरूम में रखें। वॉशरूम में आपने रख दिया तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो इसमें मिक्स हो जाएगा तो ये आपके लिए डिओड्रेंट बन जाएगा। अच्छा, एक नेचुरल डिओड्रेंट में आपको बॉटल में डालें फिर जी, एक नेचुरल डिओड्रेंट बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि छिलके ये आप फेंक देते हैं, ये छिलके आप ले लें। लॉन्ग बॉडी ऑर्डर को खत्म करने के लिए, खाने के लिए भी बहुत अच्छा है। एक रोजाना खाएं, सुबह खाली पेट। अच्छा, दांतों में जब तकलीफ होती तब भी वो रखते हैं। देखिए आपको मैं एक बात बताती हूँ, लौंग जो है ना ऑक्सीजन को बॉडी में रिटेन करता है। नंबर 1 रेमेडी है। देखिए जब हम कोविड के ज़माने में थे, लौंग की अहमियत हमें उस वक्त भी पता चली। दर्द हो तो भी, बालों को उगाना हो तो भी। इसी तरह जैसे मैं चित्राल की हूँ ना, तो हम लोग क्या करते हैं, लौंग को पिरो के दरवाजों पे हर जगह लगा देते हैं। तो उससे हम ये क्या, हमारे जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि घर में नेगेटिविटी नहीं आती है। नेगेटिव एनर्जी को भी खत्म करने में ये आपकी मदद करता है। ओके ओके, ठीक है। जैसे हमारे उसमें कहते हैं, तो हम लौंग का इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि इसे अच्छी तरीके से उसका पूरा पिरो के, इवन दो कि जब दुल्हनें बनती थी पुराने जमाने में तो लौंग वगैरह सारा उसको पहना के बेचते थे। अच्छा, ये चित्राल में भी था? बिल्कुल ऐसा करके बेचते थे। अच्छा, मुझे इससे एक बात याद आ गई, वो मैं डिस्कस भी करूंगी। मैं पंजाब साइड पे बहुत सारी जगहों पे जब पहले शादियां होती थी तो ये होता था कि जी माइयों जब लड़की बैठ तो फिर लड़की ने ना बारात वाले दिन नहाना है, तो माइयों पे स्कोप्टन भी लग रहा है, और वो 1 हफ्ते की माइयों होती थी। सो मेरी अम्मी ने मुझे एक बार बताया कि उनकी कोई वो कज़न थी, तो अम्मी कहती है कि वो माइयों पे तो वो जो बैठी है, तो उसके जब बाद उसकी मेहंदी थी तो हमने से कहा कि अल्लाह हमें उपकाई आ रही तुमसे, तो उसने कहा कि वो नहाना नहीं होता ना, उतना ही रूप आता है। तो अम्मी कहती रूप का तो पता नहीं, हम मर जाएंगे कुछ और ना आ जाए। हाँ, तो वो मुझे पता है। ये मैं बहुत सारी जगहों पे ऐसा शुरू में होता है, नहाओ नहीं, बाहर नहीं निकलो, बस उसमें रहो, घर के अंदर मलते रहो, लेकिन नहाना चाहिए, नहाओ फिर दोबारा मलो। तो वो कुछ 10 दिन वो कहते थे जितना लंबा आप वो सब्र करेंगे ना नहाने में, उतना असल में वो रूप पता है क्यों आता था, इतना पीला पीला लगा के जब 10 दिन बाद नहाते थे ना तो अच्छी लगती थी, तो कहते थे रूप आ रहा है। तो नहा ले तो मैल धुल जाती थी। 10 दिन के बाद वैसे भी बंदा नहाए तो साफ लगता है। यहाँ पे रुक बिल्कुल साहब, जरा नबिया को भी यहाँ पे एंगेज करो। नबिया, आई एम श्योर कि आपने सुना होगा जो मैंने बताया, ये स्पेसिफिकली मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, लड़कों को मैं देखती हूँ कि जी माइयों के बाद वो भी जैसी दाढ़ी बड़ी हुई होती है वैसे बढ़ाते हैं, मेहंदी वाले दिन भी वैसे रहती है, बारात वाले दिन वो जो पुट्ठे रेज़र के साथ शेव करके आते हैं। जी नबिया, देखिए मैं अभी बिल्की साहिबा की बात सुन रही थी, वो उन्होंने बड़ी मतलब फैक्ट्स बताए हैं, और मैंने आपको ये सबसे पहले ये बात की है कि पर्सनल हाइजीन में आपकी फ़ूड का बड़ा अहम किरदार होता है। आप जो खाना खाते हैं, और मैंने गोश्त की भी बात की सबसे पहले कि ये जो गोश्त आप खा रहे हैं इसमें जो है वो आपने क्या गोश्त खाना है, क्या नहीं खाना, कितनी क्वांटिटी से खाना है, ये सब चीज़ें हिफ्ज़ान सेहत के असूल के मुताबिक होनी चाहिए। दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है, नेल्स की सफाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरी एक जो है वो वीडियो आजकल बहुत चल रही है, ख़वातीन कैसे अपने शौहरों को जो है वो खुश रख सकती हैं अपनी पर्सनल हाइजीन के हवाले से। इस पर मैंने बहुत सी वीडियोज़ की हैं, तो उसमें मैंने ख़ास तौर पर ये कहा कि अगर औरत अपने दांत, अपने बाल और अपने नाखून, मुझे नबिया मुझे ब्रेक लेनी है। जी बिल्कुल ले लें, बिल्कुल बात से ठीक है जी। ये हमारी खवातीन के लिए सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन छोटी सी मैं ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आज मुझे पोलियो के वाले से बात भी करनी है, पर्सनल हाइजीन पे तो बात कर ही रहे हैं, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है और ये 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर यानी कि 5 रोज़ा ये मुहिम जारी रहेगी, जिसमें आपको यकीन माने कुछ नहीं करना, अपने बच्चे को कहीं भी लेके नहीं जाना। आपके घर ही पोलियो वर्कर्स की टीम आएगी, आपके सामने आपको दिखा कि पोलियो के कतरे की जी देख लीजिए कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, आपके बच्चों को पिलाएंगे। और वो जो 2 कतरे आपका बच्चा पिएगा, वो 2 कतरे ज़मानत हैं आपके बच्चे की फ्यूचर की और आपके फ्यूचर की। ये 2 कतरे आपके बच्चे को माजूरी से बचाएंगे। दुनिया भर में आप जहाँ भी ट्रैवल करें, अमेरिका जाना, कहीं भी जाना, वो एक पीली शीट आपको लेके जानी पड़ती है जिस पे आपको बताना पड़ता है कि जी मैंने पोलियो के कतरे पिए थे। अगर आपको इस शर्मिंदगी से बचना है ना, तो आपने अपने मुल्क को उस पॉइंट से हटाना है जहाँ पे वो अभी भी लगा हुआ है कि आप पूरे दुनिया का मैप निकाल लें। 2 जगहों पे आपको जनाब लाल वो डॉट्स नज़र आएंगे, एक अफ़गानिस्तान और एक पाकिस्तान। मतलब इथियोपिया जैसे मुल्क जहाँ पे गुर्बत इतनी है, जहाँ पर मतलब खुराक के लिए कुछ नहीं है, उन्होंने भी ख़ुद को पोलियो से निकाल लिया है, हम नहीं निकाल पाए अभी तक। इसी वाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं डॉक्टर दुरेश अहवार, जो कि यूनिसेफ की फोकल पर्सन भी हैं और इसके साथ ही वो आगा खान अस्पताल में पीडियाट्रिक कंसल्टेंट भी हैं। उनको शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। डॉक्टर साहबा, मुझे बताएं कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ये सिर्फ 2 बूंद पोलियो के कतरे दें? देखिए मदिया, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है किसी भी बच्चे को पोलियो फ्री होने के लिए पोलियो वैक्सीन कंपलसरी है। पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ है, जब एक दफ़ा हो जाएगा तो लाइफ टाइम पैरालिसिस कर देगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस दफ़ा अब तक हमारे पास 14 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और ये पिछले साल से ज़्यादा है। पिछले साल हमारे पास सिर्फ सैंपल्स थे और 3 केसेस रिपोर्ट हुए थे। एंड ऑफ नवंबर दिसंबर में हमारे पास 3 रिपोर्ट हुए थे। इस वक्त जून से लेकर अब तक हमारे पास 14 केसेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हो गए। पहले हमारे पास सिर्फ इन्वायरमेंटल सैंपल जो था वो पॉजिटिव था, अब हमारे पास इन्वायरमेंटल सैंपल के साथ साथ जो है वो केसेस पॉजिटिव आ गए। देखिए, अगर एक केस पॉजिटिव तो उसका मतलब आप हाई रिस्क पर चले गए ना कि आपके पास 14 केसेस हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको बच्चों को जो रूटीन इम्यूनाइजेशन हम देते हैं, जो EPI की वैक्सीन है बर्थ पे लगती है और 15 मंथ्स तक चलती है, उसमें एक इंजेक्टेबल पोलियो भी 9 मंथ पे दिया जाता है। अब उसके साथ इस साल जो क्योंकि हमारे पास केसेस आ गए, तो अभी जो हमारी लास्ट कैंपेन हुई थी उसमें भी हमने स्पेशली जो है वो फ्रैक्शन IPV यानी इंजेक्टेबल पोलियो को भी जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है उन एरियाज़ में जहाँ पे वायरल लोड ज़्यादा है या जहाँ पे वर्डलोन्स ज़्यादा है या जहाँ पे हमें लग रहा है कि केसेस ज़्यादा हैं। बहुत से केसेस जो हमारे पास रिपोर्ट होते हैं ना, वो हैं जो 0 डोज नहीं लेते हैं, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है ना। ज़्यादा कहाँ पे केसेस रिपोर्ट होते हैं? देखिए, डिफरेंट एरियाज से हमारे पास लास्ट जो भी चंबल से आया है हमारे पास कुछ जो है वो एक्चुअली होता क्या है कि जब नकल मकानी होती है तो डेफिनेटली वायरल आपके पास कहीं ना कहीं से जो है वो ट्रैवल करता है। जब कोविड का पीरियड था हमारे पास, तो 2022 तक पाकिस्तान में 2 साल हमारे पास ऐसे थे जो हमारे पास एक भी केस रिपोर्ट नहीं होता। किसी भी मुल्क को पोलियो फ्री होने के लिए केसेस के साथ साथ एनवायरमेंटल सैंपल को 3 साल तक नेगेटिव होना ज़रूरी होता है। तो वी वर वेरी होपफुल इन 2022 के हमारे पास जो है वो एक साल और गुजारना एंड विल बी पोलियो फ्री। लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 3 केसेस आ गए, तो हम लोग देखा ठीक है अब यह है कि अब कैंपेन हमने 3 मंथली करना शुरू कर दी थी, वरना यूजुअली 6 मंथली होती है। लेकिन इस साल तो रवा साल में जो हमारे पास है वो 14 केसेस आ जाए और जितने भी केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए वो हैं जिन्होंने प्राइमरी वैक्सीन जो होती है ना, जो 0 डोज होती है, जो इम्यूनाइजेशन हमारे पास गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो ही नहीं ली हुई है। तो जब आपके पास इम्यूनाइजेशन ही नहीं होगी, बहुत से लोगों को होता है कि आप सारी वैक्सीन कर दें, पोलियो नहीं पिलाइए। एक इबाम जो एक मिथ हमारे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, वो अभी तक इतने हैं कि वो आप उसको हम रिग्रेट मतलब लोगों की काउंसलिंग भी होती है, उसके बावजूद भी जो है वो बहुत से लोग नहीं पिलाते। इंजेक्टेबल जो आपने बोला कि पहले तो कतरे पिलाए जाते हैं, लेकिन अब वैक्सीन तो फिर कहाँ पे लगाई जाती है? ये सेफ है बच्चे? इंजेक्टेबल वैक्सीन जो है वो आम पे लगाई जाती है, अपर राइट आर्म पे लगाई जाती है। अच्छा देखें, जो हमारी ओरल पोलियो वैक्सीन है वो हमारी गट के अंदर आंतों के अंदर जाती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और उसके बाद जो बच्चे के अंदर की इम्यूनिटी है तो वो बच्चा फुजला में सिक्रीट करके आपकी जो है वो सीवरेज सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाती है और इस तरह से हम एक एरिया के बहुत सारे बच्चों को उस ओरल पोलियो वायरस से जो वैक्सीनेट करते हैं, जिसको हम हर्ड्स इम्यूनिटी कहते हैं। जो IPV है वो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, वो आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी जो आपके ब्लड के अंदर इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपके पास ओरल पोलियो वैक्सीन भी गई और इंजेक्टेबल, तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो डबल बूस्ट हो जाएगी। यानी उन एरियाज़ में जहाँ पे हमें लगता है कि बच्चे हाई रिस्क पर है या जहाँ पे हमें केसेस डिटेक्ट हो गए, उन स्पेसिफिकली एरियाज़ में जो है हमने फ्रैक्शनल IPV जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ओरल पोलियो वैक्सीन और IPV दोनों लगनी होंगी। अच्छा, एक मुझे बात बताएं, मैंने आपको याद है बहुत पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसकी वजह से लोगों के अंदर अभाव पैदा हो गया था कि पता नहीं कि पोलियो के कतरे से बच्चे का पेट खराब हो जाता है, बच्चा बीमार हो जाता है। मैं आपको अपनी एग्जाम्पल बताती हूँ। परसों मैंने अपने बच्चे को पोलियो वर्कर घर आई हैं, मैंने उनसे अपने बच्चों को कतरे पिलाए हैं और मैंने कभी तक स्कूल से मैसेज नहीं आया और मुझे परसों फिर रात को मैसेज आ गया कि जी स्कूल में पिलाएंगे। तो आई वाज लाइक फाइन, कोई बात नहीं, डबल द डोज अच्छी बात है, स्कूल में ही पी ले। तो अगर वो बच्चा डोज डबल ले लेता है तो
उसका कोई नुकसान तो नहीं। साथ में बताएं, क्योंकि हमने तो ये भी रिसर्च की थी कि पोलियो की आपको पता है वैक्सीन अगर एक्सपायर्ड भी हो, इवन देन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली ओरल पोलियो जो वैक्सीन है ना वो आपकी गट में जाती है, तो आपकी गट में जाके इम्यूनिटी बनाएगी। अगर नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या वो एक्सक्रीट हो जाएगी, वो वाली बात है। तो जैसे आपने कहा कि डबल डोज पे आ जाएगी तो कोई साइड इफेक्ट, पोलियो वैक्सीन एक वाहिद वैक्सीन है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं बना। जैसे हम अभी बात करें इंजेक्टेबल IPV, उसको भी एटलीस्ट साइट ऑफ इंजेक्शन पे लगेगा तो फेयर होता है कि इंजेक्शन लगेगा या पेन होगा, लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन तो बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स ही नहीं है। बहुत जैसे आपकी बात से मैं कनेक्ट हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को भी वैक्सीन लगी रूटीन या रूटीन इम्यूनाइजेशन होने वाली है तो हम ना पिलाएं। रूटीन इम्यूनाइजेशन अपनी जगह है, वो होनी है, और आपने पोलियो वैक्सीन जो ड्रॉप्स आते हैं वो भी आपने पिलाने, और अगर डबल डोज हो भी जाएगी तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं और है। साल में एक दफ़ा होता है ना, जैसे ये साल है पोलियो डे, फिर दोबारा मनाई जाता है, तो एक दफ़ा पिला दिया तो अगले साल भी पिला सकते हैं। लेकिन अब तो एक साल में तकरीबन चार दफा तो ये पिला सेफ है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, हम लोग का भी कॉन्सेप्ट यही था। चलिए वो भी आप करवाएंगे, उसको भी कंपलसरी है। दिस कैंपेन जो 3 मंथली आ रही है या क्वार्टरली या 6 मंथली आ रही है वो आपने करवानी है, वो भी कंपलसरी। मुझे बताएं कि ये जो इंजेक्शन है और ये जो पोलियो के कतरे क्या उस बच्चे को पिलाए जा सकते हैं जो कि ऑलरेडी मुतासर हो पोलियो से? लेकिन जिसको पोलियो डिजीज़ हो गई उसको तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना। देखिए इसलिए तो जो इतना हम जिसको कहते हैं ना इंसिस्ट करते हैं, जो इतना आप फोकस करते हैं, वो यही होता है कि जब आपको पोलियो वैक्सीन दी जाती है तो वो एक्चुअली इम्यूनिटी बनाती है। जो पोलियो वायरस जब बॉडी में जाते हैं तो शुरू में डायरिया करेगा, फिर वो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, वो ब्रेन में जाके हमारा जो इंटीरियर मोटर न्यूरॉन है उसको डैमेज कर देता है। फिर उसके बाद तो माजूरी ही है, आप चाहे वो अपर लिम्ब हो चाहे वो लोअर। और आपको अपने बच्चे को और अपने फ्यूचर को माजूरी से बचाना है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर बच्चे को चलना है तो आपको ये फैसला करना है, आपको अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने ही पिलाने हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वही बात कि ना आपका पैसा लगना है, आपके घर पे लोग आ रहे हैं, बस उनको इज्जत के साथ अपने घर लेकर आएँ, अंदर बुलाएं, बच्चे को पोलियो की कतरा पिलाएं, और फिर मतलब आप भी आपका बच्चा महफूज रहेगा, ऑफ कोर्स आपका फ्यूचर भी महफूज रहेगा। अच्छा, हम आज बात करते हैं पर्सनल हाइजीन के वाले से कि पर्सनल हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली वो खवातीन जो कि अपने पूरे घर को तो चले साफ़ कर लेती लेकिन खुद के लिए वो उतना टाइम नहीं बचा पाती। तो नबीहा जो है वो स्पेसिफिकली इस हवाले से बात भी कर ली, और क्योंकि मैं इस ब्रेक में कुछ खवातीन की भी जो कुछ पर्सनल हाइजीन के वाले से बात करूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे अगर देख रहे हो तो मैं चाहूँगी अगर PG-13 भी चला दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, डिस्क्लेमर चला दें तो अच्छा हो जाएगा। जी नबीहा। जी, आप जिस तरह से ख़वातीन की पर्सनल हाइजीन के हवाले से जो है वो बात कर रही हैं, तो ख़वातीन को जैसे मैं अब बता रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि 3 चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। एक अपने दांतों का, एक अपने बालों का, और एक ख़ास तौर पर अपने नेल्स का। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा कहते हैं ना कि खूबसूरत औरत को देखना हो तो आप उसके पाँव से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने पाँव की सफाई का कितना ख्याल करती है और कितने उसके पाँव जो हैं वो साफ़ सुथरे हैं। तो ये पर्सनल हाइजीन में ये तमाम चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। ख़वातीन अक्सर कोशिश करती हैं कि वो जब किचन में काम कर रही होती हैं तो लहसुन और प्याज की एक ख़ास स्मेल जो है वो उनके कपड़ों और हाथों से आ रही होती है। बार बार हाथ वॉश करने के बावजूद भी जो है वो उनके हाथों से वो स्मेल नहीं जाती, और वही हाथ वो अपने बालों में, अपने फेस पर या अपने कपड़ों पर जो है वो लगाती हैं, जिसकी वजह से बहुत से जो शौहर हैं वो इससे इरिटेट होते हैं। और ये मेरे पास केसेस भी आ चुके हैं, मैं आपको बताऊं कि जी मैं अपनी बेगम के साथ इस वजह से नहीं रहना चाहता कि ये अपना ध्यान नहीं रखती, अपना ख्याल नहीं रखती है, ये प्रॉपर तरीके से हाइजीन को जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं समझती है, बल्कि इसका सिर्फ एक ही मामला होता है कि मैं सारा दिन काम करती हूँ, मैं जो है वो किचन में भी बच्चों को भी संभालूँ, तो मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं अपनी पर्सनल हाइजीन को जो है वो देखूँ। तो सबसे पहले देखें, सेहत ना एक ऐसा ताज है जिसे सेहतमंद पहनता है और बीमार आदमी सिर्फ देख सकता है। तो ये सेहत जो है ना, इस ताज को पहनने के लिए पर्सनल हाइजीन का सबसे ज़्यादा ख्याल करना है। और ख़वातीन को ज़्यादा ख्याल इसलिए करना है कि उनके बाल ज़्यादा होते हैं, लंबे हैं या छोटे हैं, जो भी हैं। लेकिन एक और ख़ास चीज़ जो मैं आपको बता दूं, जैसे ड्योरेंट की बात हो रही थी कि आप परफ्यूम जब लगाते हैं तो वो आपके कपड़ों के लिए तो हो सकता है, लेकिन आपकी बॉडी की स्मेल जो है वो तभी जाएगी जब आप ड्योरेंट इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप स्टिक्स ड्योरेंट्स इस्तेमाल करें, ऐसी स्टिक्स इस्तेमाल करें जो लिक्विड में नहीं है। ये आपको 24 आवर्स जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। ये मैंने आपको बड़ी वो चीज़ बता दी है जो लोग अपनी पर्सनल चीज़ें जो है वो किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें जो है वो लाजमी रखें। और इसके अलावा आप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स जो हैं वो सिर्फ कपड़ों पे इस्तेमाल करें, बॉडी पे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप परफ्यूम को बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी और परफ्यूम की जो स्मेल है वो मिक्स होके एक डिफरेंट
स्मेल क्रिएट करती है जो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि परफ्यूम जो है वो आपकी बॉडी के लिए नहीं बना, ड्यूरेंट बना है। तो जो चीज़ जहाँ के लिए बनी, और अपनी पर्सनल हाइजीन किट्स जो हैं वो आप थोड़ी एक्सपेंसिव रखा करें, वो सस्ती वाली जो है ना वो उसकी तरफ मत जाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट है ख़वातीन से कि मर्द हजरात से भी, और अपनी जो पर्सनल हाइजीन है उसमें ख़ास तौर पे जो गैर ज़रूरी बाल हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि उसमें पसीने की स्मेल पैदा होती है और उससे आप इरिटेट होते हैं। दूसरे, आपने अक्सर देखा होगा कि मर्दों की शर्ट्स पे जो है वो दाग लगे होते हैं, पीले रंग के दाग होते हैं जो पसीने की वजह से जो है वो आ जाते हैं। इसको दूर करने के लिए ना नहाने से पहले आप अपना जो वाटर है, जो पानी है, उसके अंदर जिस तरीके से अभी जो है डॉक्टर बिल्कीस ने भी बताया कि आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं बाकायदा तौर पे इलायची जिस तरह आप खा सकते हैं तो मुंह की स्मेल जो है वो दूर हो जाती है। इसी तरह ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करें, हल्का सा ज़ाफ़रान जो है वो थोड़ा सा जो है पानी में लाजमी इस्तेमाल करें। डाला बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जैसे वो मुंह के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह आपने अपनी बॉडी की स्मेल के लिए, अगर फिर भी आपके पसीने की स्मेल नहीं जाती, ये मेरी अपनी पर्सनल आप ये समझ लें रिसर्चेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो नीम के पत्ते आपने जो है वो सुने होंगे, 2, 3, 4 पत्ते जो है वो उनको बॉयल करके उसका पानी जो निकलेगा वो आप अपने उस पानी के अंदर जो है वो शामिल कर लें जिसमें आपने नहाना है। जैसे लोग डेटॉल शामिल करते हैं अक्सर औकात, या कोई और चीज़ जो है वो पर्सनल हाइजीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ जो है के पेशेंट्स के लिए भी कहा जाता है कि वो नीम या कड़ी पत्ते के वो पानी से वो नहाएं, जी बिल्कुल भी ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि टेंशन से दूर रहें, वॉक करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। इसके अलावा आपने मुराकबा या इबादत करनी है। देखें ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इबादत करें, क्योंकि जो बंदा इबादत करता है, मुराकबा करता है, वो बंदा साफ़ सुथरा रहता है। 5 टाइम वज़ू करने के हुक्म क्यों जारी किया गया कि 5 वक्त आपने वज़ू करना है। बिल्कुल ख्याल रहता है जी, पाकी ना पाकी का ख्याल रहता है। और आपके जिस्म के अंदर से जो बैड स्मेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली रेज होती रहती हैं। अक्सर औक़ात हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स और चीनी की वजह से होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स और चीनी से आप जितना हद तक हो सके अवॉइड करें, क्योंकि ये हम डिप्रेशन में बिल्कुल बंद कर देते हैं। एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या स्ट्रेस हो, इसमें मेरी तरफ से कोल्ड ड्रिंक्स और चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो जाता है। जी अच्छा, ये चीज़ भी दूसरे मेरे जो पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, एक और चीज़, एक तो कपड़े आप कोशिश क्या करें कि रोज़ जो है वो के इस्तेमाल कपड़े पहने। कुछ लोग मैं देखती हूँ कि जी वो कहते हैं जी एक सूट अगर शर्ट पहनकर आगे, बंदे स्पेसिफिकली मैं अक्सर उनको देखती हूँ कि बंदे जो पहनकर आए कपड़े अगले दिन भी वही, ऑफिस भी वो शर्ट पहन, कॉलर पे मैल लगी होती है। मतलब सिर्फ कपड़े ही नहीं, आप देखें जो ज़ेरे जामा में बहुत सारी चीज़ें जो पहनी जाती हैं, सो प्लीज़ उनकी भी हाइजीन का बड़ा ख्याल रखें। एक चीज़ मैंने लड़कियों को देखा, मैं स्पेसिफिकली देखूँगी बिल्कुल साहब आपको भी, स्पेशल ड्यूरिंग द डेज जो दौरान ये जो मना किया जाता है, जो बड़े बुजुर्ग मना कर देते हैं कि जी नहाना नहीं चाहिए, तो मतलब इफ इट्स अ वीक, तो आप वीक नहीं नहाएंगे बिल्कुल साहब, ये तो और मसला नहीं पैदा करता। नहीं, मैं बताती हूँ। देखें, इस्लाम में भी के ना बैठ के नहाने का है कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस तरह वो करते हैं ना, हम इसको साइंटिफिक एविडेंस से बात करते हैं, नहाना मना नहीं है, लेकिन खड़े होके नहाने जो है ना उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है मैं बताती हूँ। जो आपका यूट्रस है ना वो नीचे आया हुआ होता है, ठीक है, यूट्रस नीचे आया हुआ होता है। अगर पानी की एक बूंद भी चली जाए ना वो आपको आगे इन्फेक्शन कर सकता है, एक बूंद भी अंदर चला जाए। तो एक तो नहाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बैठ के नहा रहे हैं या आप खड़े होके नहा रहे हैं। जैसे आप शावर पे नहाते तो आप पानी का भी बहुत ज़ाया करते, एक आधी बाल्टी से आप नहा लेते। अच्छा, और दूसरी बात है कि टॉवल बाथ लें आप। ये नहीं है कि आप सर भी नहीं धोएं, आप बॉडी भी नहीं वो करें, आप टॉवल बाथ लें। देखिए, और फिर वज़ू करने का और जो है ना वॉश करने के तरीके होते हैं। अब मुस्लिम शावर से वॉश हो रहा होता है, ये जो जिस तरीके से वॉश करे तो वो भी आपको इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। आपने ऊपर से पानी को बहाना। ये छोटी छोटी चीज़ें जिसका अगर ख्याल रखें, एहतियात करें तो आप क्यों ना नहाएं। बड़े बुजुर्ग इसलिए नहाने से मना करते हैं कि पहले होता था कि दोपहर में नहाते थे, अब कौन दोपहर में नहाता है, सब रातों को नहाते। अच्छा, आई थिंक ये भी होता था, मुझे याद है, क्योंकि होता है कि जब ऑब्वियसली पहले या दूसरे दिन जब तक के फ्लो ना, क्योंकि दर्द है कि कहते हैं ना नलों में ठंडक ना पहुंचे, बिल्कुल, और ना हवा ना लगे, ठंड, तो ये कि नहाओ एक आध दिन छोड़ के, सेकंड डे नहाओ गर्म पानी से, और फिर आपको ठंड ना लगे, वो वरना नलों के अंदर आपको तकलीफ शुरू हो जाती है। मुझे तो ये दोपहर में नहाना चाहिए। हाँ, मैं हमेशा ये सुना हुआ था जब मम्मी कहें कि नहीं भी नहीं नहाना, लेकिन एक दिन के बाद जैसे बोलते ना कि ना ऐसा क्यों है, तो उसका साइंटिफिक एविडेंस भी ये है कि अगर आप
जिस तरह पानी का इस्तेमाल करते हैं, आप ये देखें कि जब आप मखसूस आयाम में होते हैं तो आपका यूट्रस नीचे आया हुआ होता है ना, तो उसकी वजह से अल्लाह ना करे पानी अगर चला जाए वो भी इन्फेक्शन कर सकता है। और ऐसे होते हैं जब बच्चा पैदा होने के बाद भी उसमें भी जैसे पहले ज़माने में होता था कि 40 दिन तक जो है ना आप नहा नहीं सकते। नहीं, उसके लिए तो अच्छा हर्बल बात बनते थे बाकायदा, पहले सूखे फूल, नमक, फिटकरी, बहुत सारे। उसके लिए अगर आपका छाल, कीकर की छाल, हाँ, आपके स्टिचेस हील हो और तकलीफ से बचे। बल्कि हम तो ये कहते हैं नेचुरोपैथी में कि आपने अपने स्टिचेस को डेली जो है ना साफ करना है, वॉश करना है। नहाते हैं ऐसा कभी भी ना, हमारे बच्चों में हम तरीके को देखिए, तरीका सही वाला में तो आपके चाहे ऑपरेशन हुए 12 घंटे भी ना हो, वो आपको खड़ा कर देते कि चलो नहाओ। जी, अच्छा, वही मैंने बात की, गरम पानी, गरम, ठंड ना लगे, क्योंकि हर चीज़ बहुत कमज़ोर होती है। देखिए डिलीवरी के बाद आपके हड्डियां भी अंदर एक वीकनेस होती है, तो वो ठंड वंड ना लगे। देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए बहुत सारी चीज़ों में हम कहते हैं कि साइंस ठीक है, अगर ऐसा करें तो अभी अल्लाह की डिस्कवरी तो नहीं हुई ना, लेकिन हम सब अल्लाह ताला को मानते हैं ना। इसी तरह अगर ये मिथ भी है आपके फायदे के लिए, अगर ये मिथ है आपके फायदे के लिए, आपकी बॉडी में ठंड ना बैठ जाए, आपको कान ढांकने, पाँव ढांकने, अगर ये चीज़ें से आपकी सेहत सही रहती है। आपको साइंस ने प्रूफ तो नहीं किया कि नहाने से क्या होता नहीं होता, लेकिन हर औरत घुटने का दर्द लेके बैठती है, कमर का दर्द लेके बैठती है। वो कहती है कि भाई हमने ख्याल नहीं रखा। ये जो 40 दिन का आपको ठंड से बचाना, ये सारी चीज़ें यहाँ थोड़ी है। और हम अगर वेस्ट की बात करते हैं तो उनको हाइजीन तो हमने सिखाई है। आप जाएं कभी यूरोप की तरफ कहीं पर भी जाएं, पास से कोई गुजर जाए वहीं बेहोश हो जाएंगे। उनके तो वॉशरूम में शावर ही नहीं होता, नहाने वॉश करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। टिश्यू कैसे अब आपको पता है, अब उन्होंने भी बात करना शुरू किया कि ये शावर्स होने चाहिए। वो लेकिन अभी तक लगे नहीं है शावर्स, लेकिन बहुत उनका तरीका बिल्कुल अलग है। वो तो बस ये है कि नहाए नहीं नहाए बस ड्यूरेंट लगा लो, ये कर लो, इस तरह कर लो। ये सारी चीजें सफाई तो इस्लाम ने सिखाई है उनको। हम उनसे बड़े मुतासिर होते हैं, उनकी खूबसूरती से मुतासिर होते, पास से गुजर के तो देख लें। ये और इसकी वजह ये कि हम कॉलोनाइज्ड थे ना, इसलिए हमारे दिमागों में ये कि जो फेयरनेस है वो ब्यूटी स्टैंडर्ड है। हाँ। जबकि यूरोपियंस और यहाँ की बात बिल्कुल ठीक है कि वो उनको तो सफाई का कुछ पता ही नहीं। जी बिल्कुल नहीं पता। मेन वही है कि ठंड खुला नहीं, शावर कर्टन हो, बंद जगह हो, सर्दी ना लगे, फौरन बाथरूम कर लो। ऐसा नहीं कि आजकल क्या होता है, वो मोबाइल पे गाने लगाते हैं और बस घंटों तक नहाते हैं। हाँ। ये हकीकत ही है, नहीं ऐसा होता है आजकल। कभी कभी जब मेरा ज्यादा मूड होता है मैं स्पीकर्स भी लेके जाती हूँ छोटे वाले। लोग कहते हैं बाथरूम में हमसे ज्यादा रिलैक्स, मैं कहती हूँ बस जल्दी से निकलो। बिल्कुल। अच्छा डिपेंड्स, मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ या मुझे अभी जल्दी वाला शावर करना है या मैंने बालों में ऑयल किया है या मे बी आई वांट टू बी अलोन विद माय थॉट्स, मोस्टली बिकॉज आजकल तो इतने बिजी डेज होते हैं कि व्हेन आई गो इन द शावर इट्स दैट साइलेंस, यू नो वो एस्थेटिक सी साउंड पानी गिरने की, उसमें मैं अपने थॉट्स में बस होती हूँ और आराम से शावर करती हूँ। बट आई थिंक अदर देन इवन यू नो हम अपनी उसकी हाइजीन की बहुत बात कर रहे हैं, वन थिंग जो मैं बिल्कुल स्टैंड नहीं कर सकती इज़, अब आप खुद अपने आप को बहुत अच्छा साफ रख लो, लेकिन योर सराउंडिंग, चलो आपने सफाई भी, चलो क्लेनलीनेस एक वो रखी हुई ना, डस्ट, कराची एक इतनी डस्टी और मतलब पोल्यूटेड जगह है, यहाँ पे इतना ज़्यादा गंद है, लोग या तो उनके जो यूटेंसिल्स हैं, किचन यूटेंसिल्स, वो नहीं सही से वॉश हुए हुए होते। अच्छा मैं ना यूजुअली किचन में इतना ज़्यादा नहीं जाती बिकॉज आई डोंट डू द कुकिंग माई सेल्फ, तो जो मेड है उसको मैं बताती हूँ कि इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा मैं एक मेड के अच्छा होने या ना होने को ऐसे डिटरमिन करती हूँ कि वो पहले दिन मेरे बताए बगैर क्या क्या साफ करती है। हाँ। अब एक औरत, उसने लिटरली इवन माइक्रोवेव के अंदर से मेरे बोले बगैर सफाई की, फ्रिज उसने पूरा मेरे बोले बगैर सफाई की, जो वॉश चीज़ें इधर उधर रखी हुई थी सारी उसने बॉक्सेस वगैरह में चीज़ों करके रखी। अच्छा आपको पता है ये बड़ा मैटर करता है, ये बड़ा मैटर करता है। अच्छा मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आते हैं। वो जो सवाल में पहले छोड़ के गई थी फेवरेट टूथब्रश के हवाले से, टूथब्रश उससे भी जरा बात मुझे करनी है क्योंकि भूल गए थे। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।
के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और वो सवाल जो कि मैं पहले छोड़ के गई थी वो ये कि भाई हमें अपना टूथब्रश जो है वो कितने से बाद चेंज करना चाहिए, क्योंकि लोग तो पता नहीं चेंज ही नहीं करते सालों से। मेरा फेवरेट टूथब्रश है, बचपन से इस्तेमाल कर रही हूँ। टूथब्रश कह रहा है मुझे फौत हुए भी पता नहीं कितने साल हो गए। अच्छा, टूथब्रश जो है वो हर 3 मंथ्स के बाद, और अगर आपको फ्लू हो जाए या बीमार हो तो फिर उस जब आपका ख़त्म होता है पीरियड बीमारी का, तो अपना टूथब्रश टॉस I बैक। had no idea. ये नहीं पता था। सोचो अपने आप को आप खुद ही अपना वायरस वापस दे रहे हो। अलीसे के मामा मैंने अभी तो लिया था, तुम क्या खाती हो टूथपेस्ट? क्या मैंने और चेंज कोविड के बाद आप देखें फ्लू कितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी से होना शुरू हो गया हर बंदे को। बाकी कोविड के टाइम पे तो फेंके नहीं, मतलब जो उस वक्त मतलब इस्तेमाल करते रहे। खाने ही नहीं आया तो हर 3 मंथ्स के बाद। और एक इंडिकेशन, उस इंडिकेशन का वेट ना करें कि वो फ्रे करें उसके ब्रिसल्स या आपको कोई साइन, फिजिकली कोई साइन नजर आए कि शायद ये जो है पुराना हो गया। तो जिन लोगों को 3 monthly कंसिस्टेंटली फ्लू रहता है, लाइक मी, आई जस्ट हैव एलर्जीज, अब यहाँ पे एसी तेज है, इट्स फ्लेयरिंग अप। अब वो तो एलर्जीज है ना, एलर्जीज में आप ये कर सकते हैं कि जब आपको लगे कि अच्छा अब थोड़ा सा ये फ्लेयर इसका कम हुआ है तो जस्ट टॉस इट अवे। बट नो, आई हैव कंसिस्टेंट एलर्जीज। तुम 3 महीने बाद चेंज करो बस। बस हाँ, यू चेंज इट एवरी 3 मंथ्स। 3 महीने बाद तो मैं भी चेंज नहीं करती, क्योंकि आप सच्ची बात है, झूठ क्यों बोले? क्योंकि भूल जाते हैं ना, ने ट्रैक रखना भाई वो खराब ही नहीं होता। अच्छा, ब्रश करने का भी तरीका होता है ना। मेरी बड़ी वाली उसको बहुत शौक है दांतों का कि साफ सुथरे रहे, ऊपर नीचे टेढ़े हो जाते हैं बकायदा ऊपर। मैं तो जाहिर सी बात, तो उनके जो ऊपर के ब्रिस्टल्स हैं वो हो जाते हैं, बिल्कुल मुड़ जाते हैं। तो आपको लगता है, मगर हमारे टूथपेस्ट इतने सही होते हैं, अभी क्या जरूरत है चेंज करने की? अपनी छोटी को डांटती हूँ। अच्छा, इसके लिए ना प्रेशर सेंसर्स वाले आजकल टूथब्रशेस आना शुरू हो गए हैं। अच्छा। कि वो आपको बताते हैं कि प्रेशर कितना आपने प्रेशर अप्लाई करना है। अगर आपके ब्रिसल्स जो हैं वो दांत के साथ टच करके फ्रे कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो ज़्यादा प्रेशर आप यू आर ब्रशिंग टू हार्डली। तो अच्छा। आपने बहुत सॉफ्ट, जैसे आप अपनी ज्वेलरी को या किसी पर्ल्स की या खूबसूरत सी कोई ज्वेलरी पीस को अगर आप साफ कर रहे हो तब जैसा प्यार से करते हैं उसी तरह दांतों को साफ करना अच्छा, चाहिए। मुझे एक बात बताओ खच्चा, मैं भी ना हमारे पास योगी आए थे, वो बता रहे थे कि हम अक्सर जब योगा करते हैं उसके बाद कहते हैं जी नाक से खींचो और उसके बाद मुंह से लगाना। तो वो कहते हैं कि ये जो अंदर से हम हवा निकाल के मुंह से निकाल रहे हैं प्रेशर के साथ, तो हमारे दांतों के लिए वो बड़े खतरनाक होती है। नहीं, वो कहते हैं इससे आपके दांत गिर सकते हैं। ये कुछ उसमें कहा जाता है कि जिसमें कि जैसे हम कहते हैं तो जो अंदर से हवा यूं निकाले तो हमारे दांत नाक से मतलब हम अंदर खींचेंगे इनहेल, ये जो सारे योगी जो है ना उनके दांत ही नहीं होते फिर। उनके दांत पहले ही खराब हुए होंगे या गम कोई डिजीजेस होंगी जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा अगर ब्रेथ वर्क से उनके दांत हिल रहे हैं। ओके। अगर आप गम्स का अपना ख्याल रखें और दांत, और जिससे हम बात कर रहे थे कि पहली अपॉइंटमेंट जो बच्चे की होनी चाहिए वो 6 मंथ्स पे होनी चाहिए। तो बच्चा 6 महीने का है, वो तो डेंटिस्ट के पास, तब से अगर वो डेंटिस्ट के पास जाएगा तो एक रूटीन बनेगी, एक आदत होगी, और एक बच्चे का आपको पता होता है कि आपने हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट के पास जाना है तब से। तो वहाँ से अगर आप ये सब चीज़ें अगर आप रूटीन को फॉलो करें तो कभी भी दांतों के प्रॉब्लम्स शुरू ही नहीं होते। कोई भी छोटी सी चीज़ होगी तो वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाएगी। सही। अच्छा मुझे आपके पास जब सैलून में जब वो ख़वातीन बहुत सारी होती है जिन्हें तैयार होना होता है, उनमें से बड़ी मतलब एक तो जो लड़कियाँ काम भी कर रही थी वो भी अपना ख्याल नहीं कर रही थी, जो अक्सर क्लाइंट्स को करती है। बिल्कुल। और अक्सर दुल्हनें ऐसी आती कि उनके सर पे जुएं वो तैर रही होती हैं। वो पता है उस टाइम पे क्या करते हैं वाकई? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, अक्सर मैं तो बहुत सारे सैलून्स वाले अगर जू होती है ना तो भेज देते हैं। अब मेरे वही वाली बातों की नेचर, मैं कहा मैंने ये बोला कि आपको मैं नहीं कटिंग कर सकती, बुरा लगेगा, इंसल्ट होगी। मैं लिटरली ना, और मैं काट रही हूँ इतनी मतलब घेन पे, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, फिर मैं बताती हूँ प्लीज़ एक जगह है, अगर आप एक दफ़ा लगाएंगी ना जू वाला क्रीम, एक एप्लीकेशन और एक 15 दिन बाद ख़त्म। मैं तो एक्सपेरिमेंट किए बच्चों के पढ़ी है, मेरी मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ, आगे तो अंबर खान के सर में अभी जो है बचपन में पढ़ी थी, अभी कोई जो नहीं है। मैंने सुना खून में भी कुछ नहीं था। यूट्यूब पे मैंने कहा था बचपन में इतनी जुए पढ़ती थी, कंपटीशन होता था किसी कितनी निकली। बट आपको याद है उसी शो में ये बात भी हुई थी कि अक्सर लोगों के खून में कोई ऐसी चीज होती है कि इसकी वजह से ये बातें पैदा होती हैं। आई थिंक गंदगी, वो देखो पसीना आना, बचपन में तो खा रहे, इसका मतलब या इसका मतलब देखो बहुत से जो के वजह कहते हैं बारिश के पानी में अगर नहाओ, हमने तो ये सुना है कि उसके बाद आप प्रॉपर शावर लो नॉर्मल, फिर पसीना आता है, पसीने से जो है ना आप अपने सर नहीं धो रहे, हफ्ते में एक दफा सर धो रहे, चिकनाहट से वो, तो आई थिंक फिर खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं जुए। जरूरी नहीं है कि उड़ के लगे किसी से।
अच्छा बिस्तर पे भी होती है और जिस्म में भी जुएं आ जाती हैं। अगर जुएं जिनके सर में होती है ना, नहीं देखिए ये जिस्म में वो तो उतरती है ना नीचे, हेयर फॉलिकल है ना, वो जब ज्यादा आती है, हेयर फॉलिकल है ना, बहुत ज्यादा जुएं। मेरे पास ऐसी बच्ची आई थी जिसकी अम्मा लेकर आई थी, उसके ये सारे नोड्स बने हुए थे क्योंकि जाहिर सी बात है जख्म हो गए थे तो गले में वो जो है ना लिफ नोड सारे सॉइल्ड हो गए थे और वो इस तरह लिटरली ऐसे ना पागलों की तरह खुजा रही थी और उसकी अम्मा कह रही थी देखिए अम्मा क्या मैंने तो उससे कहा भाई बच्ची छोटी है पहले तो उसको गंजा कर दो। इस हालत में जब इतने इन्फेक्शन हो गया सब कुछ, फिर मैंने उनसे कहा इधर आए, फिर मैं उनको ले गई वॉश मतलब के रूम में ले गई, फिर मैंने बच्ची को मायना कराया कि देखो इसके जिस्म में भी जुएं पड़ी हुई जो ये खुजा रही नहीं माँ सफाई नहीं कराती होगी, देखो बहुत सी माँ नहीं करती। नहीं माँ कह रही है माँ की नजर कैसे नहीं आती? नहीं आती है, बॉडी में भी होती है, कपड़ों में भी आपके अगर ज्यादा जुए ना सर में तो जुए पर गिरती है, किसी को नजर आता है वो भी तो जिस्म में होता है ना। कंघा भी शेयरिंग ना करो, ब्रश अच्छा अपना कंघा रखो। मैंने उनको बताया कि आप देखिए क्या, तो आप कहती कि मैं हर नहाने में निकाल लेती हूँ, क्या आपने बिस्तर साफ किया? नहीं। आपने कपड़े साफ किए? नहीं। अब मैंने उनको बताया कि भाई आप जो है ना गर्म पानी में नीम पत्ते अच्छी तरह उबाल के उसी में इसके जो पिलो कवर है, और मैंने कहा था पिलो तो फेंक ही दे, अंदर पता नहीं कितनी पल गई होंगी, वो तो आप फेंक दे, पिलो कवर वगैरह सब आप गर्म पानी में ना जैसे नीम वाले पानी में, और नीम वाले पानी से जिनको सर में जुएं पड़ती है ना, मेरा अपना पर्सनल मैं अपने बच्चों के लिए बता रही हूँ, मैं हॉस्टल लाइफ मैंने गुजारी, हमारे ग्रैनी हर तीसरे दिन ना नीम वाला पानी हर वॉशरूम में होता था, बच्चा जाता था नहाने के बाद जो है ना बाहर आता था तो सर नीचे करके पूरे बालों में जो है ना नीम लास्ट क्या है कि कितने देर रह सकती हैं अलाइव एक ह्यूमन बॉडी से अलग इतने टाइम पिलो में? नहीं वो तो चलो इमीडिएट मर जाती है वो जिस्म पे एक आध दिन या कुछ घंटे। पिलो पे क्यों नहीं रह सकती आप मुझे बताइए, जुएं उड़ती भी हैं पिलो पे, खुराक अगर चाहिए तो बंदा पिलो पे ही लेटता है। नहीं मेरे कहने का मतलब है कि कितनी देर के बाद अगर अब इस पे मैंने रिसर्च नहीं कर नहीं ऐसा नहीं है कि जुए गई यहाँ गिर गई तो जिंदा रहेंगी, उनको कुछ मिल नहीं मर जाएंगी, किसी की जूती में चिमड़ गई उसके बाद उसके सर में पहुंच जाएगी। अच्छा तभी कहते हैं स्कूल में स्पेशली पढ़ती हैं बच्चों को स्कूल में ना कि जब भी हफ्ते में एक दफा जरूर कंघी करो, बारीक कंघी बच्चों की, अगर उड़ी भी है ना हर नहाने के बाद, हाँ जब आप एक भी होगी ना वो कंघियां ऐसी आ गई चाइना की, लीखे और ढकनी बनाएंगी, पूरी साइंस इस पे भी अच्छा मैं कराची के लिए एक चीज़, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, कराची के लिए एक चीज़ बताती हूँ, अब थोड़ी सी फ्री प्रमोशन कर देती हूँ। अब क्या होता है शूट्स पे ये वो, पहले ना मैं अपने मेकअप ब्रशेज अपने ये वो चीज़ें यूज़ नहीं करती थी, तो ऐसा भी हुआ है कि शूट्स वगैरह से कभी लग जाती हैं, बिल्कुल रैंडमली। एक दफ़ा आई वाज सो अनॉयड, आई वाज लाइक मैं इसको क्लीन करती हूँ फिर आ जाती क्लीन कर। देयर इज अ सैलून ऑन जमजमा, इट्स कॉल्ड लाइफ फ्री सैलून, anybody can go there। अब ये कराची में पता नहीं हर जगह है कि नहीं, I don't think it's anywhere else, but you go there, वो आपको completely cleanse करके भेजते हैं, and within a week if it happens again you can even go there again and वो आपको फिर से ट्रीटमेंट है जो एक हफ्ते एक क्रीम मिलती है, नहीं प्लीज डोंट इवन कम टू अ शूट 500 रुपए की, अब 1000 वो एक दफा लगा लो और उसके बाद गायब जो है गायब, बिल्कुल सिर्फ रात को वो एक क्रीम मिलती है, वो मैं वो क्या बताऊंगी कहाँ मिलती है। तो अच्छा मुझे बताएं ये भी वो जो लोग एक्रेलिक्स कराते हैं उसकी भी सफाई रखना कितना जरूरी है? लोग करा के भूल जाते हैं एक्रेलिक्स लगा के आटा गूंद। मैं जब कराती हूँ मेरे साथ में एक ब्रश रखा हुआ है, ठीक है ना, कि जब हाथ धोती हूँ तो क्योंकि अंदर जम जाता है तो उसी बात जो है ना हाथ से, ताकि खाने के बाद अंदर की भी सफाई, तो आपके पास ब्रश होना चाहिए तो ताकि मोमेंट इट चिप्स ऑफ तो आप उसको रिप्लेस कर लें। लेकिन आई फील लाइक इफ यू हैव एक्रेलिक्स, आप खाना वगैरह क्योंकि या एक्रेलिक्स या इफ यू हैव लॉन्ग नेल्स, लुक एट दिस, आप उसको ब्रश भी कर लो, आप क्रेविसेस में नहीं जा सकते, वेयर ग्लव्स। आपको अगर आटा गूंदना है या कोई इस तरह का काम करना है ना व्हिच विल गो इनसाइड, प्लीज वेयर ग्लव्स, प्लीज वेयर ग्लव्स। अच्छा देखिए हम ओरल सफाई की बात कर रहे हैं, टंग को भी क्लींस करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। जो हेलिटोसिस जिसको आप कहते हैं बैड ब्रेथ, वो टंग क्लीनिंग से होती है। हाँ बिल्कुल, ये लाजमी है कि हम दांत बहुत अच्छी तरह से चमका लेते हैं, लेकिन हम अपनी जबान की सफाई हर तरह से होनी चाहिए। हम तो भूल जाते हैं, हम तो नहीं करते। एंड वो दांत ब्रश करने के साथ ही वो आप उसको कर लेते हैं दांत, एंड एवरीथिंग अराउंड यू। आप अपनी ज्वेलरी भी क्लीन करो। अभी हम बाजार वगैरह में घूम रहे हैं, आके हाथ धोएंगे, सोचो इस सब पे भी तो है। अपने फोन के कवर्स, मैं अपना फोन का कवर रोजाना उतार के सिंक पे रख देती हूँ, मुझे पता है सुबह में घर से निकलने से पहले आई वॉश इट।
और वो जो हो गया बाथरूम में अपने लेके जाते हैं अपना bags। फोन, उसके बाद उसको अच्छा यहाँ पे मेरा बैग जमीन पे रखा हुआ है या गाड़ी में जमीन पे रखा हुआ है और फिर वो बेड पे पड़ा हुआ है। थोड़ा जर्म्स में इम्यूनिटी होनी चाहिए, इतना तो हम करते भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अब बैग यहाँ रखा है वहाँ रखा है, तभी उसको जल्दी वैसे देखा जाए। बहुत जेमोफोब हूँ। अच्छा मेरी मैं ना कल फोबिया हो गया है, फोबिया भी नहीं होना चाहिए। That's a phobia. फोबिया आई जस्ट नो कि आपको नहीं पता आप कहाँ पे घूम रहे हो, वहाँ पे क्या क्या। just be careful. नबिया हमारे साथ मौजूद है। नबिया, ये जो हम देखते हैं लड़कियां भी एक दूसरे के कपड़े भी चेंज कर लेती है, तो ये भी इसको भी मेक श्योर करना बड़ा जरूरी है कि भी अगले ने कपड़े साफ कपड़े दिए। अक्सर डिजाइनर्स भी, मैं अक्सर डिजाइनर से कहती हूँ कि बड़ी डिसरिस्पेक्ट है अगर आपको अपने कपड़े की प्रमोशन भी करानी, क्योंकि अक्सर डिजाइनर्स कहती है हम यंग डिजाइनर्स हैं तो प्लीज आप हमें प्रमोट करें, लेकिन भाई जो कपड़े भेजा करें तो ऐसे कपड़े ना हो कि पता चले कि आप किसी का उतरन पहन रहे हैं, बड़ा फर्क होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल जो दोस्तें आपस में कपड़े एक्सचेंज करी होती हैं, अक्सर मैं लोगों को देखा है कि एक ही ब्रश से बाल भी जो है वो उसको साफ करें, फिर ये भी छोड़े मेकअप के एक ही ब्रश जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका जो है वो कितना इम्पैक्ट आता है फिर पर्सनालिटीज में? देखिए, एक तो अगर आप ये चेक करें कि अगर आप किसी का ब्रश यूज़ करते हैं तो जाहिर है जिस तरह से भी आप लाइसेंस की बात कर रहे थे कि जुएँ पड़ जाती हैं, ये भी बहुत बड़ा जो है वो बैड इम्पैक्ट होता है। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि जैसे आज ज़ुबान की बात हुई कि दांतों की सफाई है तो ज़ुबान की सफाई भी होनी चाहिए। तो ज़ुबान की सफाई इतनी ज़रूरी है कि ये नस्लों का तारुफ करवा देती है ज़ुबान। इससे नस्ल का पता चलता है, इंसान के किरदार का पता चलता है, इंसान किस ख़ानदान से है। जब आप ज़ुबान खोलते हैं अल्फाज ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। तो ये जो ज़ुबान है ना, इसकी सफाई ऊपर से भी और अंदर से भी बड़ी ज़रूरी है। और ये ज़ुबान ही है जो इंसान को जो है वो दुश्मन बना लेती है और दोस्त भी यही बनाती है। तो अल्फाज का चुनाव बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मैं कहती हूँ कि हर जगह लिखा हुआ है सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है, कहीं ये क्यों नहीं लिखा हुआ कि तन्हाई जो है वो सेहत के लिए मुज़र है? क्योंकि आपको पता है कि पर्सनल हाइजीन का ख्याल जो है वो बंदा बिल्कुल भी नहीं रखता जो तन्हाई पसंद होता है। जिसे तन्हाई में रहने की आदत होती है वो पर्सनल हाइजीन उसकी बिल्कुल सिफर हो जाती है। ना वो अपने दांत साफ़ करता है, ना वो अपने बाल बनाता है, ना वो अपने फेस की ब्यूटी को जो है वो एनहेंस करने की कोशिश करता है, ना वो अपने हाथों की सफाई पे तवज्जो देता है। के जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए? हाँ, एक आपकी मैं सही बात बता रही हूँ कि अगर फिर वो आपको जो चेहरे से बीमार लोग नज़र आते हैं उनके लिए एक शेर मैं भी कह देती हूँ कि ये जो चेहरे से तुम्हें लगते हैं बीमार से हम, ये जो चेहरे से तुम्हें लगते हैं बीमार से हम, खूब रोए हैं, हाँ खूब रोए हैं लिपट के दरो दीवार से हम। मतलब ये वो लोग भी होते हैं जो पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ। हाँ, वैसे आपने बात सही की। हाँ, बहुत से लोग जो डिप्रेस लोग होते हैं जो नहीं रखते, उनके साथ होता है इशू जी, डिप्रेशन और एंजाइटी में। वो ऐसा लगता है वो अपने आप से उनको लगता है वो अपने आप से बदला ले रहे हैं, तो वो अपनी वैसे पे ख्याल नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। तो पर्सनल हाइजीन का ख्याल हमेशा वो बंदा नहीं रखेगा जो एंजाइटी में होगा या डिप्रेशन में होगा। इसका आगाज़ स्ट्रेस से हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रेस लेना शुरू करते हो वैसे ही आप अपने ऊपर तवज्जो कम हो जाती है आपकी तवज्जो। आप अपने ऊपर तवज्जो देने की बजाय दूसरों पे तवज्जो देना शुरू करते हैं, दूसरों के रवैयों को जो है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे एक कपड़ा जो है वो पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, ऐसे ही एक इंसान किसी दूसरे इंसान का रवैया अपने अंदर जज्ब कर लेता है और फिर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का जो पीरियड है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, जो इसमें होगा वो पर्सनल हाइजीन में बिल्कुल सिफर होगा। इसीलिए कहते हैं कि बंदा जिसके जहन बिल्कुल ठीक होगा या जहनी तवाज़ुन जो है वो बिल्कुल बरकरार होगा, बिहेवियर्स बिल्कुल जो है वो नॉर्मल होंगे, वो बंदा अपनी सेहत का और अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखेगा। ख़वातीन ख़ास तौर पे नहीं रखती हैं, मर्द हजरात भी नहीं, अक्सर औकात जो है वो रखते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मियाँ बीवी के आपसी रिलेशनशिप भी जो है वो डैमेजेस हो रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अक्सर औकात ख़वातीन भागती हैं इन सब चीज़ों से कि उन्हें बार बार नहाना ना पड़े, सफाई ना करनी पड़े, अपनी बालों को साफ़ ना करना पड़े। खूबसूरती जो है ना ख़वातीन की वो बालों के साथ है। जितने खूबसूरत आपके बाल निखरे हुए जो है वो लगेंगे ना, आपके फेस पे आपके दांत भी ज़रूरी हैं, हाथ भी, हर चीज़ की सफाई ज़रूरी है, लेकिन बालों की सफाई में बहुत बदएहतियाती जो है वो अपनाई जाती है जो नहीं होनी चाहिए। दूसरी ख़ास बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आप कपड़े पहनते हैं वॉशरूम में लटके होते हैं, वही कपड़े जो आपने एक दिन पहले पहने हैं वही कपड़े अगर आप अगले दिन भी पहन के, जैसे आपने कहा कि ऑफिस लोग जो है वो मर्द हजरात चले जाते हैं, इससे क्या होता है कि बैड स्मेल आपके जिस्म के साथ अटैच हो जाती है और फिर वो साथ बैठने वाले को बहुत बुरा इम्पैक्ट देती है। हाँ, परफ्यूम छिड़क लेते हैं वो और बुरी सिचुएशन हो जाती है दूसरे लोगों के लिए। खुद को तो शायद फील नहीं हो रही होती, आसपास फैला देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अच्छा, जो लोग स्लीप नहीं लेते, जिनकी 8 घंटे की नींद नहीं होती है,
उनके मुंह में बैड स्मेल पैदा होती है, उनका स्टमक डिस्टर्ब होता है, स्टमक से आपका जो है वो आपके मुंह से जो है वो बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। आंतों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अगर आंतें भी जो है वो, जैसे डॉक्टर बिल्किस ने भी कहा, मैं तो इनको अक्सर जो है वो सुनती रहती हूँ और इनके टोटके वगैरह भी जो है वो बहुत सारे जो है वो अप्लाई करते हैं कि जो है वो हर्बल टोटके होते हैं। तो ये बड़ी मतलब जो इनकी फ्रीक्वेंसीज है ना इस चीज़ में वो बहुत कमाल है। और आप यकीन करें अगर आप उसको अप्लाई करेंगे, एक टोटका रहता है भी हमारा, एक टोटका चली जाएगी दुनिया आप। जी जी सही है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये लोगों को अपने जो है वो पर्सनल हाइजीन के लिए ये इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए पुराने ज़माने में आपको पता है कि शहज़ादियाँ ज़ाफ़रान से नहाती थी, दूध, ज़ाफ़रान और गुलाब का इस्तेमाल किया जाता था। आज आप देखें आपको कहीं ऐसी चीज़ जो है वो नज़र आती है? नहीं आती। तो अगर आप जो है वो बनना चाहते हैं शहजादी की तरह, दूध से तो कोई नहीं नहा सकता, दूध तो वैसे भी केमिकल मिला आ रहा है ना, पर रोज नहा लें। हाँ, रोज नहाना बहुत ज़रूरी है, नहाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन नहाने से पहले भी आपको पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। एक चीज़ और चीज़, कॉम्प्लीमेंट भी करना आप लोगों को सीखे। आप लोगों की तारीफ करेंगे तो अगला बंदा आप नोट करेंगे, जब आप किसी बंदे की रोज तारीफ करना शुरू करेंगे ना तो अगला उसको और कहेगा अच्छा अब ये तारीफ हुई है, अब मैं और ज़रा करूँगी तो देखते और क्या तारीफ होगी। तो हमने ना हम भी कॉम्प्लीमेंट करना भूल गए हैं, पता नहीं अपनी क्या पर्सनल खुन्नस की वजह से तो तारीफें करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर बिल्किस लास्ट, हाँ जी, हाँ अच्छा लास्ट मैं एक स्क्रब बनाना बता रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम वज़न लेना है, अपने ड्राई मिल्क लेना है, चीनी खाने के लिए अच्छी नहीं होती लेकिन लगाने के लिए बहुत अच्छी होती है। आपने 1 कप चीनी लेना है। अच्छा 1 कप आपने नमक लेना है, जितना सब इक्वल अमाउंट में आप ले लें। और कॉफ़ी, आपको पता है कॉफ़ी जो है ना स्मेल को ख़त्म करने में आपकी मदद करती है, बल्कि अगर बहुत ज़्यादा बॉडी ओडोर है ना, सिर्फ कॉफ़ी उबाल के लास्ट आप उसका स्प्रे कर लें बॉडी पे। अच्छा बहुत ज़बरदस्त होता है, करके देखिए। कॉफ़ी रंग तो नहीं छोड़ेगी कपड़ों पे? नहीं, बॉडी पे हाँ, ठीक है। और ये कॉफ़ी, ये आपकी बेस्ट हम वज़न, तीनों चारों चीज़ें हम वज़न। अच्छा अब क्या करना है, आपने हम वज़न मिला लिया। अब इसमें से आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना आपको इस्तेमाल करना है, या आप जार में भर कर रख लें। इसमें आप सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स लेमन डालें। अच्छा इसमें ना देखिए पानी आपने नहीं मिलाना, चंद खतरे ही से डालकर, क्योंकि चीनी अपना जो है ना वाटर छोड़ता है। इसमें थोड़ा सा आपने पानी मिलाना है, 1 से 2 कतरे बस, ज़्यादा नहीं। मैंने इसमें ज़्यादा डाल दिया, आप नहीं डालेंगे, बस बताने के लिए, क्योंकि ये देखें बनना इतना वो नहीं बनना चाहिए। मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ बताने के लिए। देखें जैसे ये मोटा मोटा, अब इसमें ना कॉफ़ी की जो स्मेल है ना वो आपके बैड स्मेल को ख़त्म करती है बॉडी की, और ये ना आपकी जो डेड स्किन है ना उसको निकालने में आपकी मदद करती है। आराम से चेहरे पे भी कर सकते हैं, फुल बॉडी पे कर सकते हैं, और आपके प्राइवेट पार्ट्स जो है उस पर भी आप कर सकते हो। ठीक है, स्क्रब करने का तरीका पूरी बॉडी पे आराम से। हाँ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आपने इसको बहुत ज़्यादा ना ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन में आपकी पूरी स्किन निकल के सर्जरी हो जाएगी। खत्म कर दूंगी। हाँ ऐसा नहीं करना। हाँ सर्जरी हो जाएगी। ये जो जिनकी बहुत ज़्यादा बॉडी ओडोर है उनके लिए भी अच्छा है। ये अपनी खाल निकाल के हाथ में नहीं रखना। आपकी अपनी ही मतलब खाल आपकी अपनी है, दोबारा नहीं आ सकती। ये देखिए इस तरह आप यकीन करें, एक तो इसकी जो कॉफ़ी की स्मेल है ना ये डिप्रेशन को भी ख़त्म करता है। अच्छा, और ओसीडी में कुछ लोग डिप्रेशन में क्या करते हैं, सिर्फ नहाते। ओसीडी के मरीज जो होते हैं ना हर वक्त आपको वॉशरूम में मिलेंगे नहाते। कहा भी तो जाते हैं कि अगर आपको अपने से मतलब नफरत होने लगी तो गो टेक अ शावर। हाँ, ये देखें इस तरह ये आप लगाएं, बेहतरीन स्क्रब है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी पूरी दुनिया में यही चीज़ आपको पैक करके बहुत एक्सपेंसिव देती है जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी की चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव देती है, और उसमें ये सारी चीज़ें बस मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। यही चीज़ें आपको मिलती है जो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो आप खुद बना के रख लें, जार में, एयरटाइट जार में रख लें। और ये बच्चों को भी जैसे घुटने वगैरह पे बच्चों को भी, जब आप इसमें फिर कोई ऑयल ऐड करके बच्चों की भी स्क्रबिंग करें, डेड स्किन निकल जाएगी। ज़्यादा नहीं कीजिएगा, बस हाथ जो है ना आपका थोड़ा बच्चे को बॉडी वॉश में भी मिला सकते हैं, मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था।
कॉफ़ी आप सिर्फ कॉफ़ी ही उबाल के मिला लेना तो फिर आप नहीं, किसी की अगर सेंसिटिव डोर स्किन नहीं है ये आता। वो तो आप हल्का सा उसको बॉडी वॉश में ना वो थोड़ा सा डाइल्यूट भी हो जाता और कॉफी वैसे ही पी लें, ब्लैक कॉफी नहीं आएगी। वो तो 3 महीने बाद जिसम में से कॉफी की मेरे तो नहीं आ रही। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, कॉफ़ी है ना नहीं फिर तो एडिक्ट हो गए ना कि आप अगर हर वो चीज़ अल्लाह गफूर रहीम ने अच्छी बनाई है जिससे हमने नशा करना शुरू कर दिया। सुपारी बहुत अच्छी है लेकिन नशे के तौर पे इस्तेमाल होती है, कॉफ़ी बहुत अच्छी है लेकिन हम उसको नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, चाय बहुत अच्छी है हम नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हेम्प मरवाना जैसे चर्च की किस्म है वो बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट एंटी कैंसरस है मगर हम लेकिन वो रोज भी यही बताते डॉक्टर बिल्किस नहीं वो ऑयल होता है, ऑयल होता है वो वाला CBD ऑयल सीधे उधर मिला के पीना नहीं होता। बस कहाँ वो बहुत सारे पेशेंट्स को उसमें इलाज भी होता है। अच्छा मुझे बताएं कॉफ़ी के बारे में कहा जाता है कि कॉफ़ी दांतों के लिए और चाय भी दांतों के लिए बड़ी नुकसानदेह है स्टेन्स के लिहाज से, क्योंकि उनके स्टेन्स रह जाते हैं। तो अगर आप 4 मंथली या 6 मंथली अपनी स्केलिंग्स करा रहे हैं और स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग होती है तो वो उसमें रिमूव हो जाते हैं stains। कौन सा फूड दांतों के लिए बहुत अच्छा है? दांतों के लिए सारे कोई भी ऑर्गेनिक या अनप्रोसेस्ड फूड जो है ना वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जैसे ये बात कर रही थी कि डॉक्टर बिल्किस के आपकी जो है कभी कभी इंटेस्टाइन्स का प्रॉब्लम होता है तो वो भी दांतों में नज़र आता है। तो ये इसी तरह ही है, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है जो कि हम कहते हैं कि मुंह से शुरू होता है, तो मुंह एक विंडो है जो ओपनिंग है उसकी सारी स्टमक की और इंटेस्टाइन्स की। तो जो माइक्रोबायोम हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जो माइक्रोबायोम मुंह का है वो स्टमक का नहीं है, डिफरेंट है। लेकिन अगर स्टमक का माइक्रोबायोम डिस्टर्ब्ड होगा तो आपके मुंह के अंदर भी स्मेल होगी और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गम डिजीजेज हो जाती हैं। इसी तरह अगर मुंह का कोई प्रॉब्लम है तो आपका स्टमक भी अपसेट होगा। तो ये सारा कनेक्टेड है, वाइस वर्सा है। मुझे बताएं आजकल जो डिसीडिंग गम्स की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। सो इसमें सबसे पहले क्या होता है मुझे ये बताएं। अच्छा इसमें जो बेसिक, मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि ये बेसिक ओरल हाइजीन है जिसके अंदर आपने 2 मिनट्स की ब्रशिंग करनी है सॉफ्ट ब्रश के साथ, सॉफ्टेस्ट ब्रश के साथ, और 2 मिनट्स की 2 मिनट्स की वंस अ डे फ्लॉस करें। उसके बाद वंस अ वीक नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉश यूज़ करें, ट्वाइस और वंस अ वीक। और अगर आपका कोई सर्जरी हुई है या कोई प्रॉब्लम दांतों का कोई किसी प्रोसीजर से गुजरे हैं तो आपको मेडिकेटेड माउथ वॉश मिलेगा, बट वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ मिलेगा, और वो सिर्फ 1 वीक या फिर 10 डेज़ के लिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए उन सब चीज़ों को। तो ये बेसिक ओरल हाइजीन अगर आप हर रोज़ कंसिस्टेंटली फॉलो करें तो बेसिकली जो कंसिस्टेंसी है ना दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे मेरा भी ले लें। जी मैं ये चाह रही थी, हाँ मैं ये चाह रही थी कि ज़रा आप आवाम को ये भी बताएं कि टूथपेस्ट भर भर के लगाने से, दांत रगड़ रगड़ के साफ़ करने से साफ़ नहीं होते हैं। टूथपेस्ट की एक ख़ास मिकदार होती है जिसको इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। डॉक्टर साहबा डेंटिस्ट आपके पास बैठी हैं, मैं अपनी तरफ से ओपिनियन तो दे सकती हूँ लेकिन मैं चाहूँगी कि जिसका डोमेन है वो खुद इस चीज़ को जो है वो क्लियर करें और ये आवाम को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके हर माइंड में इस वक्त मौजूद है, तो ये ज़रूर क्लियर करें। अच्छा 0 to 3 years जो छोटा बच्चा है उसके लिए स्मेयर चावल के दाने जितना टूथपेस्ट एक टूथब्रश के ऊपर, और टूथब्रश का हेड भी ऑफ कोर्स छोटा होना चाहिए छोटे बच्चे के लिए। उसके बाद बड़े क्यूट ब्रशेस होते हैं आप उसमें, लेकिन उसमें बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर ही होता है कि आप इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस यूज़ करें, मैनुअल भी करें, लेकिन मैनुअल से होता है कि मैनुअल डिक्सटेरिटी बच्चों में नहीं होती है डेवलप उस छोटी एज में। तो इसीलिए 7 years तक पेरेंट्स को बच्चों के साथ उनकी ब्रशिंग असिस्ट करनी है उनको। ठीक है। उसके अलावा 0 to 3 आपने स्मेयर यूज़ किया, 3 to 6 years small pea size and 6 above is a big pea size. That's it. हम लोगों को पी साइज असल में ना हमने बचपन में देखे वो इश्तिहार लगाते हैं, जिसमें पूरे टूथब्रश में टूथपेस्ट ऐसा सजाया जाता है, सबवे सैंडविच। हाँ, तो हमें लगता है कि जी वैसे उतनी मिकदार में लगाना चाहिए जो कि आपके लिए गलत है। टूथपेस्ट के अंदर एक चीज़ होती है RDA, रिलेटिव डेंटिन एब्रेसिविटी, जो आपने नोट किया होगा कि आप टूथपेस्ट को मुंह में डालें तो ग्रिटीनेस हल्की सी फील होती है। तो वो जो एब्रेसिव्स है ना उसके अंदर जो कि क्लीनिंग करते हैं वो आपको बहुत एक खास क्वांटिटी में यूज़ करने हैं एब्रेसिव्स, वरना आप एनामल डैमेज कर रहे हैं। और जो आप कह रही है ना कि कॉफ़ी और टी के स्टेन्स हैं वो भी, आप एनामल बहुत स्मूथ होता है, शाइनी होता है,
उसको जितना डैमेज करेंगे ना उतने ज़्यादा स्टेन ससेप्टेबल होगा आपका टूथ। इसी तरह वाइटनिंग की ट्रीटमेंट्स के बाद भी जैसे आप एक वाइट शर्ट को जब ब्लीच करते हैं तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाती है स्टेन्स की। इसी तरह जो वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं वो ज़रूर कराएं, बट उसमें भी ख्याल करें कि आपने हर चीज़ उसके बाद ध्यान करना है। सोया सॉस, केचप, एनीथिंग दैट कैन स्टेन योर वाइट शर्ट कैन स्टेन योर टीथ आफ्टर वाइटनिंग एंड इवन मोर सो आफ्टर कितनी वाइटनिंग। इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा एक और चीज़, बच्चों को ये भी सिखाएं कि वो जो अपना नोज पिकिंग जो कह रहे थे ना, नोज नहीं करना। मैं बच्चों को हम सिखा दें, क्योंकि ये बच्चे फिर कल बड़े होके लोगों के सामने ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि हम कहने पे मजबूर होंगे रहे होते हैं। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है बिला वजह स्क्रैच भी ना करे लोगों के सामने, बहुत बुरा लगता है। प्लीज़, तो आज हमने कोशिश की कि हम एक पर्सनल हाइजीन में बात करें, लेकिन इसमें मैनरिज्म भी बड़े आ जाते हैं, उस पर अलग से शो बनता है, वो हम करेंगे। लेकिन आप तमाम तो लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने इतनी हमें इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच नबिया हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद थी। आप लोग ख्याल रखें अपना, देखें आपकी बहन ने आपके लिए भी कर दिया, और बताएं जो कहेंगे आपकी बहन उस टॉपिक पे शो कर देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।